चैप्टर 121 रो से पंगा और रो का पंच रो का उसके अतीत से सामना और पैनिक अटैक्स। उस ड्रेस को देखते ही रो के फेस पर एक स्माइल आती है और वो अपनी जगह से उठती है। तभी रो अपने जूस के पैक को जॉन को देते हुए उससे कहती है, जॉन भाई आप इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ोगे प्लीज़, मैं झट से वो प्रिटी ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। तभी जॉन उस पैक को पकड़ते हुए रो से कहता है, आपको प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, आप आराम से जाइए और ड्रेस ट्राई करिए। तभी रो एक बड़ी सी स्माइल के साथ जॉन से कहती है, थैंक यू भाई। जॉन बस अपना सिर हिलाता है और रो उन दोनों गर्ल्स की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मुझे आप ये ड्रेस दे दो, मैं उसे जल्दी से ट्राई करके देखती हूँ। तभी नीति रो को वो ड्रेस पकड़ाते हुए उससे कहती है, ये लीजिए प्रिंसेस, और हाँ इस ड्रेस को पहनने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो या कोई तकलीफ हो तो आप बिना कुछ छिपाए हमें बताओगे, ठीक है। रो किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों से कहती है, येस बॉस। इसी के साथ रो वहाँ से चेंजिंग रूम में चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद आती हैं। जब रो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती हैं तभी पंखू और नीति के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। वो दोनों रो के पास आती है और तभी पंखू रो से कहती है, ओह माय गॉड प्रिंसेस, आप तो बहुत प्रिटी लग रहे हो इस ड्रेस में, क्यों भाभी। नीति भी अपना सिर हिलाती है। तभी रो बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हुए उनसे कहती है, मुझे भी ये ड्रेस बहुत पसंद आई, तो आप मुझे ये ड्रेस दिला दो, मुझे यही चाहिए। तभी नीति हंसते हुए रो से कहती है, ये ड्रेस आपको पसंद आई तो फिर ये आपकी ही होगी, अभी आप जाइए और इस ड्रेस को चेंज करके आइए। रो अपना सिर हिलाती है और फिर से चेंजिंग रूम में अपना ड्रेस चेंज करने जाती हैं। कुछ ही मिनटों में रो अपने हाथ में वो ड्रेस पकड़े बाहर आती हैं और उसे पंखू को देने ही वाली होती हैं कि तभी एक लड़की वहां आती है और रो के हाथ से वो ड्रेस छीनती है। वो लड़की, जिसका नाम रिम था, उस ड्रेस को देखते हुए कहती है, वाह, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट ड्रेस है। उस रिम की बात सुनते ही रो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, एक्सक्यूज मी, हु आर यू एंड दिस इज माई ड्रेस, माई सिस्टर्स हैव चोजन दिस ड्रेस फॉर मी एंड हाउ कैन यू स्नैच दिस ड्रेस फ्रॉम माई हैंड्स, डू यू हैव नो मैनर्स। रो की बात सुनकर रिम रो से कहती है, भले ही तुम्हारी बहनों ने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया होगा, पर अभी इस पर मेरी नज़र पड़ी है तो ये मेरी हुई। तभी रो अपने हाथों को फोल्ड करते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में उस रिम से कहती है, तुम क्या इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हो या फिर मैं कोई पागल हूँ जो तुमने बोला और मैंने सुन लिया। ये ड्रेस मेरी है और मैं अपनी चीज़ों पर से कभी अपना हक नहीं छोड़ती। अभी सीधे सीधे मुझे मेरी ड्रेस वापस करो। तभी रिम बड़े ही घमंड के साथ रो से कहती है, भूल जाओ, और वैसे भी ये ड्रेस तुम्हारे औकात से बाहर की है। उस रिम की बात सुनकर रो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है और रो को ऐसे देखकर वो तीनों वहां चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उस रिम के साथ आगे क्या होने वाला था। रो उस पागल लड़की की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ कि चुपचाप वो ड्रेस मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी रिम भी अपनी जिद पर अड़ी हुई रो से कहती है, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, इतनी सी तो हो और मुझे सबक सिखाओगी। तभी रो अपने एक हाथ की मुट्ठी कसती है और फिर सीधे रिम के मुंह पर एक पंच देती है, जिससे वो रिम सीधे नीचे गिर जाती है। तभी रो उसके हाथ से ड्रेस वापस लेते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ उससे कहती है, ये लो उखाड़ दिया, अभी आगे से कभी भी रूही मल्होत्रा के साथ पंगा नहीं लेना, वरना ये तो बिल्कुल छोटा सा ट्रेलर था, मैं तुम्हें पूरी पिक्चर दिखा दूंगी। रो पंखू और नीति की तरफ आते हुए उनसे कहती है, चलो अभी इस ड्रेस को पैक कराते हैं। रो की बात सुनकर वो तीनों वहां से बिल काउंटर की तरफ चले जाते हैं। इधर रिम रो को घूरते हुए कहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं रूही मल्होत्रा। उस ड्रेस को खरीदने के बाद वो चारों वहां से निकलते हैं और फिर रो पंखू और नीति को भी शॉपिंग में थोड़ी हेल्प करती हैं। उनकी शॉपिंग होने के बाद सब लोग फूड कोर्ट में मिलते हैं और उनके लिए कुछ फूड ऑर्डर करके उसे खाने लगते हैं। वो सब उनके फूड को एंजॉय ही कर रहे थे कि तभी वहां दो लड़के आते हैं और उनके साथ रिम भी होती है। तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़का रिम की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, कौन है वो लड़की रिम। तभी रिम रो की तरफ इशारा करते हुए अपनी झूठी रुआसी आवाज़ में उसे बताती है, वो है भाई रूही मल्होत्रा, उसने ही मुझे मारा था। तभी वो दोनों लड़के रो की तरफ देखते हैं, जो इन सब से अनजान अपना जंक फूड एंजॉय कर रही थी। रो की तरफ देखते ही वो दोनों लड़के शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उन दोनों में से पहला लड़का दूसरे से कहता है, जय ये तो वही लड़की है ना जिसकी वजह से हम कॉलेज में पकड़े गए थे। तभी जय भी रो की तरफ गौर से देखते हुए अपने फ्रेंड से कहता है, हाँ विक्रम ये वही है, इतने सालों बाद ये हमारे हाथ लगी है, पर मुझे लगा था कि वो हमारे हमले की वजह से मर चुकी होगी। कोई बात नहीं, अगर ये अभी जिंदा है तो हमारे काम में आएगी। हाँ तो ये दोनों रिम के भाई थे और ये वही 3 लड़कों में से 2 लड़के थे जिसने रो की आंखों के आगे उसकी क्लासमेट प्रीति के साथ जबरदस्ती करके उसे मार दिया था और फिर रो के पेट पर भी चाकू से हमला किया था। अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं है तो आप चैप्टर नंबर 63 पढ़ सकते हैं। रो को वहां देखकर वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उस जगह पर जाते हैं जहां सभी गर्ल्स साथ में बैठकर फूड एंजॉय कर रही थी।
जॉन और बाकी सारे गार्ड्स गर्ल्स के टेबल के बाजू वाली टेबल पर बैठे हुए थे। तभी वो दोनों लड़के रूह के आगे आते हैं। तभी जय रूह की तरफ देखते हुए अपनी स्माइल के साथ उससे कहता है, हेलो रूही। जय की आवाज़ सुनकर रूह 1 मिनट के लिए डर जाती हैं, क्योंकि वो इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी। रूह धीरे से जय की तरफ देखती है और जब रूह जय और विक्रम को अपने सामने देखती है तो उसकी दुनिया रुक जाती है। वही बाकी गर्ल्स, जॉन और गार्ड्स कंफ्यूज होते हुए उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। तभी विक्रम रूह के फेस एक्सप्रेशन देखते हुए जय से कहता है, जय मुझे लगता है शायद इसने हमें पहचान लिया है। अच्छा है, पर अगर फिर भी कोई शक है तो मैं दूर करता हूँ। हम उन तीनों लड़कों में से वो दोनों ही है जिसे तुम्हारी वजह से जेल जाना पड़ा था। उस दिन हमें लगा था कि तुम उस हमले की वजह से हमेशा के लिए सबको गुड बाय बोल दोगी, पर नहीं। यहाँ तो तुम एकदम ठीक ठाक लग रही हो। तुम्हारी वजह से हम जेल में सड़ रहे थे और तुम आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी। खैर अभी हम आ गए हैं ना, तो अभी हम तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। विक्रम की बात सुनकर जॉन उसके पास आता है और फिर अपने एक हाथ से विक्रम का गला पकड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज़ में उससे कहता है, तू उसकी लाइफ बर्बाद करेगा। उसके लिए पहले तुझे अपनी खुद की लाइफ बचानी होगी। तुझे क्या लगता है कि तू और तेरे दोस्तों ने जो पहले किया था उसके लिए तुम बच जाओगे? नहीं, क्योंकि अब तक तुम लोगों का असली हैवान से सामना कहाँ हुआ है। शायद ये सही मौका है, क्योंकि तुम्हारा अभी बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, और स्पेशली प्रिंसेस के लिए। तुम दोनों ना जेल में ही ठीक थे, जेल से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। अभी तुम दोनों का फैसला वो करेगा जिसके आगे कोई कानून भी नहीं चलता। जॉन की बात सुनकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं और वो रिम भी डर जाती हैं। तभी जॉन अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, पकड़ो इन। इससे पहले कि जॉन अपनी बात पूरी करता जाए अपनी गन निकालता है और फिर ऊपर हवा में फायरिंग करता है। फायरिंग की वजह से पूरे मॉल में अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। उसी मौके का फायदा उठाते हुए जय, विक्रम और रिम वहां से बचकर निकल जाते हैं और जॉन गुस्से में पागल हो जाता है। वही रूह उन दोनों को इतने सालों बाद अपने आगे देखकर अंदर से पूरी तरह डर गई थी। जिस हादसे को भुलाने में उसे सालों लग गए थे और एक हद तक वो उसे भुला भी चुकी थी, पर इन दोनों के अचानक से सामने आने की वजह से रूह के दिल में दबा हुआ वो दर्द, वो जख्म अभी फिर से ताज़ा हो गया। उसे फिर से प्रीति की आवाज़ें सुनाई देने लगी जो उससे हेल्प मांग रही थी। तभी रूह अपने कानों को अपने हाथों से कवर करती है और जोरों से रोने लगती हैं। अचानक से रूह की सांस फूलने लगती है, उसके माथे पर पसीना आने लगता है और साथ में वो बहुत तेजी से कांपने लगती है। जब आस्था का ध्यान रूह पर पड़ता है तभी वो रूह को देखकर डर जाती है और चिल्लाती है, रूह। आस्था की आवाज़ सुनकर सब रूह की तरफ देखते हैं, जिसकी हालत अभी बहुत बुरी हो चुकी थी। तभी पंखू रूह की तरफ देखती है और फिर घबराते हुए कहती है, नो प्रिंसेस को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। जॉन घर चलो जल्दी। पंखू की बात सुनकर जॉन रूह को अपनी बाहों में उठाता है और कुछ ही देर में सब मॉल से बाहर आते हैं और फिर अपने अपने गाड़ियों में बैठते हैं। रूह के साथ अभी पंखू, नीति और रिया थी, तो वही जॉन फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। जॉन को इस वक्त किसी भी सिग्नल की कोई परवाह नहीं थी, उसे तो उसके प्रिंसेस की चिंता थी। क्योंकि इस वक्त रूह को इतने भयानक अटैक्स आ रहे थे कि उसे शांत कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था, उल्टा उसकी हालत ज़्यादा खराब हो रही थी। वो बार बार यही कह रही थी, मत मारो प्रीति को, जाने दो। अब धीरे धीरे रूह अपनी आंखें बंद कर रही थी। तभी नीति की नज़र रूह पर पड़ती है और वो रूह के गालों को टैप करते हुए उससे कहती है, प्रिंसेस सोना नहीं है, आंखें खुली रखिए, आंखें बंद नहीं करनी। आप सुन रहे हो ना भाभी की बात, आंखें बंद नहीं करनी है बेटा। वो तीनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो रूह को सोने ना दे, पर रूह के लिए अपनी आंखों को खुला रखना सच में बहुत मुश्किल था। अभी तो उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ रहे थे, जो बहुत चिंता वाली बात थी। तभी पंखू रूह के एक हाथ की हथेली को रब करते हुए जॉन से कहती है, जॉन जल्दी चलो, प्रिंसेस की हालत बहुत बिगड़ रही है, प्लीज़ जल्दी चलो, हम इसे खो नहीं सकते। तभी जॉन अपनी गाड़ी की स्पीड फुल करता है और गाड़ी को हवा में उड़ाने लगता है। 20 मिनट बाद फाइनली जॉन की कार मल्होत्रा हाउस में आकर रुकती है और उनके पीछे बाकी 2 गाड़ियां भी आती है जिसमें बाकी गर्ल्स और गार्ड्स होते हैं। तभी जॉन बिना वक्त गवाए रूह को फिर एक बार अपनी गोद में उठाता है और सीधे घर के अंदर भागता है। अब तक रूह की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी और रूह बेहोश थी। जॉन के पीछे सभी गर्ल्स भी घर के अंदर जाती हैं। चैप्टर 122 ब्रोकन अरु और ऋषि की फ्रेंडशिप। अरु इस वक्त अंश के साथ खेल रहा था और आरती अपने बेटे और पोते को एक साथ खेलते और हंसते हुए देखकर बहुत खुश थी। पर उसे क्या पता था कि अगले ही पल उनकी खुशी गम और डर में बदलने वाली हैं। वो दोनों माँ बेटे छोटे अंश की शैतानियों को देखते हुए हंस रहे थे। तभी जॉन दौड़ते हुए अंदर आता है और उसके पीछे गर्ल्स और बाकी गार्ड्स भी होते हैं। इतने लोगों के भागने की आवाज़ सुनकर अरु और आरती जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तभी एक पल के लिए उनकी सांसें थम सी जाती हैं।
पर तभी अरु अपने आप को संभालते हुए जॉन की तरफ बढ़ता है और तभी उसकी नज़र रो पर पड़ती है, जो अभी जॉन की बाहों में पूरी तरह से बेजान पड़ी थी। रो को वैसे देखकर अरु बुरी तरह से घबरा जाता है और बेचारे का दिल ना जाने कितने टुकड़ों में बिखर जाता है। तभी अरु रो की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ परी को और वो ऐसे क्यों है? जब अरु रो को उठाने के लिए उसके हाथ को टच करता है, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरु रो के दोनों हाथ पकड़ता है और अपने एक हाथ से रो के माथे को टच करता है। तभी वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में उनसे कहता है, इस की बॉडी ऐसे ठंडी क्यों पड़ रही हैं? क्या हुआ है मेरे बच्चे को बोलो। अरु उन सब पर चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो सब डर जाते हैं। पर इस वक्त उन सब के डर से ज़्यादा जरूरी रूह की जान थी, तो इसी वजह से रिया अपने डर को साइड में रखती है और मॉल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ साफ साफ अरु को बताती हैं। रिया की बात सुनकर अरु लड़खड़ा जाता है, पर तभी आरती पीछे से अरु को पकड़ लेती है। तभी अरु रो की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरु को रोता हुआ देखकर सांझ अरु से कहती है, भाई ये रोने का वक्त नहीं है। आप कुछ भी करके प्रिंसेस को ठीक कर दो ना, उसकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ गई है। तभी अरु रो को जॉन की बाहों में से अपनी बाहों में उठाता है और फिर सीधे ऊपर उनके रूम की तरफ बढ़ता है। अरु और रो के रूम में अरु रो को बेड पर सुलाता है और देखता है कि कैसे उसकी बॉडी धीरे धीरे करके ठंडी पड़ रही थी, जो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। तभी अरु गर्ल्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, प्रिंसेस की बॉडी ठंडी पड़ रही है, जस्ट रब हर पाम एंड फुट। अरु की बात सुनकर सिया और पनखू रूह की दोनों हथेलियों को रब करने लगती हैं, तो वहीं नीति और रिया रूह के सैंडल्स को निकालकर उसके पैरों के तलवों को रब करने लगती हैं। तभी अरु रूह की पल्स चेक करता है और फिर उसके फेस पर बहुत ज़्यादा चिंता वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अरु बिना कोई वक्त गवाए रूह का ट्रीटमेंट शुरू करता है, पर कुछ वक्त बाद अरु को कुछ याद आता है। अरु रूह की तरफ देखता है और फिर अपने फेस को रब करने लगता है। अरु को इतना परेशान देखकर आरती अरु से पूछती है, अरु क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रिंसेस ठीक है ना? तभी अरु आरती की तरफ देखता है और फिर रोते हुए उसे बताता है, मॉम मुझे अभी एक मेडिसिन शॉट की ज़रूरत है और वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। मुझे वो 5 मिनट के अंदर परी को देना होगा, वरना उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मैं हमेशा ही केयरफुल रहता हूँ, पर इस बार मैंने चेक नहीं किया। मुझे वो मेडिसिन शॉट चाहिए। अगर मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तभी अरु अपने घुटनों पर बैठता है और खुद को ब्लेम करता है। तभी अचानक से ऋषि रूम के अंदर आता है और देखता है कि रो बेड पर सोई बेहोश है और अरु बस रो रहा है। अरु को ऐसे देखकर ऋषि डर जाता है और अरु के पास आते हुए उससे पूछता है, अरु तू रो क्यों रहा है और प्रिंसेस वो ठीक है ना अभी? ऋषि की आवाज़ सुनकर अरु अपने पैरों पर खड़ा होता है और अगले ही पल ऋषि को हक करता है। अरु रोते हुए ऋषि से कहता है, परी की हालत ठीक नहीं है ऋषि। मुझे तारांकन इंजेक्शन चाहिए, पर मेरे पास अभी वो नहीं है। अरु की बात सुनकर ऋषि अरु को खुद से अलग करता है और फिर उसके एक कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहता है, बस यही प्रॉब्लम है, ये ले। तभी ऋषि अरु को पेपर का एक छोटा पैकेट देता है और उस पैकेट को देखते हुए अरु उससे पूछता है, ये क्या है ऋषि? तभी ऋषि अरु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये तेरे काम की ही चीज़ है, जिसकी तुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऋषि की बात सुनते ही अरु उस पैकेट को खोलता है और देखता है कि उसमें वही इंजेक्शंस मेडिसिन थे जिसकी अरु को अभी ज़रूरत थी। अरु ऋषि की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तुझे कैसे पता चला कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी? तभी ऋषि रो की तरफ देखते हुए अरु से कहता है, मैं तुझे ये सब बताता हूँ, पर पहले तू प्रिंसेस को देख। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है अरु। अरु ऋषि की बात से सहमत होते हुए जल्दी से उन मेडिसिन को खाली सिरिंज में भरता है और फिर ऋषि की तरफ देखता है। ऋषि अरु के इशारे को समझते हुए रूह के पास आता है और फिर बहुत धीरे से रूह को उसके पेट पर सुलाता है। कुछ ही देर में अरु का काम हो जाता है, वो रूह को इंजेक्शन लगा देता है और फिर ऋषि रूह को ठीक से सुलाता है। ऋषि रूह के माथे पर किस करता है और रूह की तरफ देखते हुए उससे कहता है, गेट वेल सून प्रिंसेस। तभी अरु रूह के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए वहां बैठता है। अरु ऋषि की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अभी बता। तभी ऋषि अरु को बताता है, अरु मैंने भी देखा है कि परी के अटैक्स कितने ज़्यादा भयानक होते हैं और शायद तू भूल रहा है कि मैं भी डॉक्टर हूँ। आज जब मैं हॉस्पिटल में था तभी सिया ने मुझे बताया कि प्रिंसेस को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। उसने मुझे मॉल में जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया और उसे सुनने के बाद मुझे पक्का यकीन था कि प्रिंसेस को इस बार हमारी सोच से कहीं ज़्यादा इंटेंस अटैक्स आए होंगे, क्योंकि इस बार वो दोनों हैवान खुद उस बच्ची के आगे थे। मैं तभी हॉस्पिटल से निकल ही रहा था, पर तभी पता नहीं क्यों तो मुझे लगा कि तुझे उस शॉर्ट मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने उसे हॉस्पिटल से ले लिया और यहाँ आ गया। ऋषि की बात सुनकर अरु ऋषि का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, तुझे पता नहीं ऋषि, आज तूने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तब भी तू मेरे लिए मौजूद रहा है, मेरी हेल्प करने के लिए। मैं तेरा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा यार, थैंक यू सो मच।
तभी ऋषि अरु को घूरते हुए उससे कहता है, अबे ये अपने बड़े बड़े शब्द ना अपने पास रख, और रही बात मेरी तेरे साथ रहने की तो वो मेरा फर्ज है। वो क्या है ना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और परी में तो सबकी तरह मेरी भी जान बसती है ना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा यार। मैं तो बाबा जी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा तुम दोनों को साथ रखे और ठीक रखे। ऋषि की बात सुनकर उनके चेहरों पर एक छोटी सी स्माइल आती है। तभी ऋषि रो की तरफ देखता है और फिर अरु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अरु प्लीज परी का ध्यान रखना, मुझे अभी जाना होगा। हॉस्पिटल में कुछ काम है। तू भी यहाँ है और ऐसे में मैं भी हॉस्पिटल में नहीं गया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तू यहाँ बच्ची को संभाल, मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ। अपना भी ध्यान रखना और परी का भी। मैं फ्री होते ही अपनी प्रिंसेस से मिलने आऊँगा, अभी के लिए टेक केयर। अरु अपना सिर हिलाता है और ऋषि एक आखिरी बार रूह के माथे पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अरु सबकी तरफ देखता है और फिर उनसे कहता है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूँ यहाँ प्रिंसेस के पास। अरु की बात सुनने के बाद सब रूह की तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अरु रूह की तरफ देखते हुए उससे कहता है, परी डरना नहीं बेबी, अरु आपके साथ ही है। आप बस जल्दी जल्दी अपनी नींद पूरी करो, मैं आपके उठने का वेट कर रहा हूँ। चैप्टर 123 रूह की जान दाव पर और अरु का टूटना। रूह के बिना उसका अरु अधूरा है। अरु इस वक्त रूह के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और रूह अभी भी बेहोश ही थी। अरु की आंखें अभी पूरी तरह के लाल हो चुकी थी और वो बस रूह की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक से रूह अपनी बेहोशी की हालत में ही कुछ बड़बड़ाने लगती हैं। पहले तो रूह की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है, यहाँ तक कि रूह क्या बोल रही है अरु को कुछ समझ में नहीं आता। पर कुछ सेकंड्स बाद रूह अचानक से चीखने लगती है और बार बार, प्रीति को मत मारो, छोड़ो उसे, कोई हेल्प करो, बस यही बोले जा रही थी। रूह की पूरी बॉडी तेजी से कांप रही थी और फिर से उसके माथे पर पसीना आ रहा था। रूह बहुत तेजी से और लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिसे देखकर अरु को समझने में एक पल का भी वक्त नहीं लगा कि रूह को फिर से अटैक्स आए हैं। अरु झट से रूह के थोड़े करीब आता है और उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है कि उनकी रूह इस वक्त अपने हाथों और पैरों को बेड पर पटक रही थी। अरु रूह के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है, परी आंखें खोलिए बेटा, देखिए सब ठीक है, आप ठीक हो, आप अरु की बात सुन सकते हो प्रिंसेस। अरु रूह को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर लग रहा था कि रूह तो उसकी एक बात भी नहीं सुन रही हैं। रूह बस अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। रूह ने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर उसकी बंद आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रूह को इस हालत में और ऐसे तड़पता हुआ देखकर अरु तिल तिल करके मर रहा था। अभी अरु भी रो रहा था, उसे रूह को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक से रूह की पूरी बॉडी अकड़ जाती है और उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। अभी रूह की पूरी बॉडी पसीने से बुरी तरह से भीग चुकी थी। जब अरु रूह की तरफ देखता है तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो चिल्लाता है, शीट शीट, ये नहीं हो सकता, दिस कांट बी हैपन। तभी अरु बेड पर से उठता है और फिर रूम के बाहर अपनी स्टडी की तरफ भागता है। अभी बाहर सब लोग मौजूद थे ऋषि को छोड़कर। जब सबको पता चला कि रूह को अटैक्स आए हैं तभी सब अपने सारे काम काज छोड़कर भागे भागे मल्होत्रा हाउस में आए थे। अभी जब वो सब अरु को उसके रूम से निकलकर ऐसे स्टडी की तरफ भागता हुआ देखते हैं तभी वो सब डर जाते हैं। जब अरु स्टडी से निकलकर उसके रूम की तरफ भागता है और जैसे ही अंदर जाने वाला होता है तभी राघव अरु को रोकता है। राघव अरु के पास आते हुए अपनी नम आंखों से अरु से पूछता है, अरु परी कैसी है और तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? मेरी बच्ची ठीक तो है ना अरु? तभी अरु राघव की तरफ देखता है और रोते हुए उससे कहता है, डेड प्रिंसेस की जान दाव पर लगी है, ये उसके बर्दाश्त के बाहर है और अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो वी विल लॉस्ट हर, आई नीड टू गो प्लीज। इतना कहकर अरु रूम के अंदर जाता है और इधर अरु की बात सुनकर सबको एक गहरा सदमा लगता है। राघव वही अरु के रूम के दरवाजे के पास अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अभी उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगते हैं। राघव को ऐसे देखकर रोहन और विशाल उसके पास आते हैं और अगले ही पल राघव उन दोनों को हक करके रोने लगता है। साक्षी, पार्थ और पंखू की भी हालत वही होती है जो इस वक्त राघव की थी। सब लोग मिलकर उन्हें संभालते हैं तो वही सिया ऋषि को फ़ोन करके सब कुछ बताती है, जिसकी वजह से ऋषि की भी सांसें उसके गले में अटक जाती हैं। ऋषि सिया की बात सुनकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे अरु का मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद ऋषि और भी ज़्यादा परेशान होता है। इधर मल्होत्रा हाउस में सब अपने आप को और कपूरस को संभालने में लगे हुए थे। तभी अरु के रूम का दरवाज़ा खुलता है और अरु रूह को उसकी बाहों में उठाए हुए बाहर आता है। रूह अभी भी बेहोश थी और रूह का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। रूह को उस हालत में देखकर सब टूट से जाते हैं। तभी अरु अपनी आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है, प्रिंसेस को अभी अर्जेंट हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, मैं यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा।
वो सब अरु की बात को समझते हुए अपना सिर हिलाते हैं और फिर वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अरु के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अरु के साथ इस वक्त वीर और पार्थ थे। वीर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था तो पार्थ पैसेंजर सीट पर बैठे हुए भी पीछे रो की तरफ देख रहा था कि उनकी रूह अभी बैक सीट पर अरु की गोद में लेटी हुई थी। वीर इतनी फास्ट ड्राइविंग करता है कि वो 30-35 मिनट की दूरी बस 15 मिनटों में ही पार करता है और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके साथ साथ बाकी सब भी उसके पीछे आते हैं। जब अरु की गाड़ी हॉस्पिटल के बड़े से गेट के अंदर आती है तभी उनकी नज़र ऋषि पर पड़ती है, जो बाहर खड़े होकर उनका ही वेट कर रहा था। गाड़ी को रोकते ही ऋषि अरु के बाहर आने के लिए गाड़ी का बैक डोर खोलता है और फिर अरु बिना कोई देरी किए रो को अंदर लेकर जाता है और उसके साथ ऋषि भी जाता है। अरु और ऋषि के पीछे पीछे सब लोग अंदर आते हैं। अरु और ऋषि रो को सीधे आईसीसीयू में लेकर जाते हैं, जो हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद था। आईसीसीयू के अंदर वो लोग रूह का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वहीं बाहर वो सब लोग बस भगवान से प्रार्थना करने में लगे रहते हैं कि कुछ भी करके उनकी प्रिंसेस को ठीक कर दे। 1 घंटे बाद ऋषि आईसीसीयू से बाहर आता है और देखता है कि सब कैसे टूट चुके थे। तभी पार्थ की नज़र ऋषि पर पड़ती है और वो भागते हुए ऋषि के पास आता है। जब वो लोग पार्थ को ऐसे भागता हुए देखते हैं तभी उनकी नज़र भी ऋषि पर पड़ती है और वो सब अलर्ट हो जाते हैं। तभी पार्थ ऋषि के हाथ को पकड़ता है और रोते हुए उससे पूछता है, ऋषि मेरी प्रिंसेस कैसी है वो? अभी खतरे से बाहर है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है राइट? पार्थ के सवाल सुनकर ऋषि को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे, क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऋषि को ऐसे चुप देखकर पार्थ के सब्र का बांध टूट जाता है। तभी पार्थ ऋषि पर चिल्लाते हुए उससे पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे ऋषि, बोल मेरी परी कैसी है? पार्थ की बात सुनकर ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगता है। ऋषि को यूं रोता हुआ देखकर सबके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। तभी ऋषि अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए उन सब की तरफ देखता है जो बस अपनी एक आस भरी नज़रों से उसकी तरफ ही देख रहे थे। तभी ऋषि पार्थ की तरफ देखते हुए अपनी हेल्पलेस आवाज़ में उससे कहता है, भाई परी को अक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक पड़ा है। ये सब एक काल्पनिक स्टोरी है तो कोई भी इसे रियल मत समझना। ऋषि की बात सुनकर पार्थ के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वहां मौजूद सभी सुन्न हो जाते हैं। तभी ऋषि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्हें बताता है, उस बच्ची ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया जो उसके लिए, उसके ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। जब उसे अटैक्स आए थे तभी उसकी कंडीशन बिगड़ चुकी थी और ऐसे में ये स्ट्रोक, ये जानलेवा है। वो तो अच्छा हुआ कि जैसे ही परी को स्ट्रोक आया अरु ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया और सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आया, वरना। ऋषि उस स्ट्रोक के साइड इफ़ेक्ट्स को सोचते हुए एकदम चुप हो जाता है। ऋषि को एकदम से चुप होता देखते हुए दादी ऋषि से पूछती है, वरना क्या पुत्र? तभी ऋषि अपनी नम आंखों से दादी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, वरना उस स्ट्रोक की वजह से परी की बॉडी पैरालिसिस हो सकती थी या फिर उस की जान भी जा सकती थी। इतना कहते ही ऋषि दादी को हग करता है और रोने लगता है। ऋषि की बात सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। तभी मयंक अपने आंसू पोंछते हुए ऋषि से कहता है, नहीं ऋषि ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारी बच्ची बहुत स्ट्रांग है। उसे पता है कि हमें और सबसे ज़्यादा उसके अरु को उसकी कितनी ज़रूरत है। वो हमें ऐसे अकेला रोता हुआ नहीं छोड़ेगी। मयंक की बात सुनकर करण ऋषि से कहता है, हाँ मयंक बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमारी बच्ची ऐसे इतने जल्दी हार नहीं मानती। तू बस इतना बता कि अभी वो कैसी है। ऋषि का जवाब जानने के लिए अभी सब लोग बस उसकी ही तरफ देख रहे थे। तभी ऋषि उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, इस वक्त हम कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं। प्रिंसेस जब तक खतरे से बाहर नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। प्रिंसेस को जब तक होश नहीं आता तब तक उसकी जान पर खतरा बना हुआ है। परी को अगले 48 घंटों में होश आना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ऋषि की बात सुनकर सब पूरी तरह से टूट जाते हैं कि उनकी रूह में तो उनकी जान अटकी हुई थी और ऐसे में अगर उसे ही कुछ हो गया तो सब कैसे जिएंगे। तभी ऋषि अपने आप को संभालते हुए उनसे कहता है, मुझे पता है कि ये वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किलों भरा है, पर हमें खुद को संभालना होगा ना। खुद के लिए ना सही तो रूह के लिए, अरु के लिए। उस बेचारे पर इस वक्त क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ा हम में से कोई नहीं लगा सकता। अरु तो रूह की एक हल्की सी खरोच को देखकर पूरा घर सिर पर उठा लेता था, तो अभी उसकी जान उसके आगे ऐसे बेजान पड़ी है तो थोड़ा सोचिए उसे कैसे लग रहा होगा। अंदर अरु रूह को ऐसे देखकर हजारों मौतें मर रहा है और हम सब जानते हैं उसे वो नहीं संभाल पाएगा खुद को। हमें अरु को संभालना होगा, क्योंकि अगर वो बिखर गया तो हम हमारी बची हुई उम्मीद भी खो देंगे। तो अरु के लिए, अरु के रूह के लिए हमें इस वक्त टूटना नहीं है, समझे ना आप सब। ऋषि की बात से सहमत होते हुए दादू उन सब से कहते हैं, हाँ मैं भी ऋषि की बात से सहमत हूँ। ये वक्त रोने का नहीं है और हम रो भी क्यों रहे हैं जब हम सबको पता है कि हमारे बच्ची को कुछ नहीं होगा। बच्चों प्रार्थना में ना बहुत ताकत होती है और हमारी प्रार्थना ही हमारी बच्ची को हमारे आगे सही सलामत खड़ा करेगी।
हम अपने पूरे दिल से बच्ची के लिए प्रार्थना करेंगे और बाबाजी को हमारी सुननी ही होगी। इतना कहकर सब लोग हॉस्पिटल में मौजूद मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। वही आईसीसीयू में अरु रो का हाथ पकड़े हुए बैठा था। अब तक अरु की रो रो कर बुरी हालत हो चुकी थी। इस वक्त रो की सॉफ्ट सी बॉडी ना जाने कितने ही वायरों से कनेक्टेड थी और साथ ही में उसके एक हाथ में सलाइन की ड्रिप तो वही उसके फेस, मुंह और नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। रो को एक बार फिर से इस तरह देखकर अरु की जान निकल रही थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। तभी अरु रो की तरफ देखते हुए उसके माथे पर किस करता है और फिर अपने मन में सोचता है, मैंने और मेरे साथ सबने फैमिली कितनी मेहनत की थी कि परी उसका बुरा और खौफनाक पास्ट भूल जाए और अपने डिप्रेशन से बाहर आए। हमारी कोशिश कामयाब भी हो रही थी और मेरी रूह उसके बुरे अतीत को एक हद तक भूल भी गई थी। पर अब अचानक से उन हैवानों के उसके सामने आने से उसे फिर से वो सब याद आ गया होगा। वो फिर से उस बुरे वक्त की चपेट में आ गई। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता क्या बाबाजी जब ये बच्ची खुश रहती हैं, जो आप फिर से इसके आगे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ा कर देते हो जिसकी वजह से मेरी रूह की जिंदगी पूरी तरह से 360 डिग्री का टर्न ले लेती हैं। अभी भी वही हो रहा है, फिर से मैं अपने बच्चे को खोने की कगार पर खड़ा हूँ। अगर परी को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मेरे बेबी को कुछ नहीं होगा। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ और मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो अपनी रूह को कैसे संभालूंगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग आरू, यस यू हैव टू बी। इतना कहकर अरु रूह की तरफ देखता है पर उससे कंट्रोल नहीं होता और वो रोने लगता है। अरु रोते हुए रूह की तरफ देख उससे कहता है, नहीं होगा मुझसे बच्चे। आपके बिना आपके अरु पूरी तरह से खाली और अधूरे है। प्लीज़ अरु के लिए उठ जाइए ना मेरी जान, प्लीज़। अरु पूरी तरह से टूट चुके हैं और जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे तब तक मेरी जान में जान नहीं आएगी। चैप्टर 124 रूह को आया होश। इमोशनल अरु। रूह को स्ट्रोक आए पूरे 40 घंटे बीत चुके थे पर अभी भी रूह को होश नहीं आया था। अभी सिर्फ 8 ही घंटे बचे हुए थे उनके पास। सब फैमिली वालों की जान हलक में उतरी हुई थी। दूसरी तरफ अरु बस वही अपने रूह के पास ही बैठा हुआ था। उसने ना ही अपने मुंह से एक शब्द निकाला था और ना ही वो रूम से बाहर निकला था। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से अब तो उसके आंसू भी सूख चुके थे। तभी ऋषि वीर के साथ अंदर आता है और देखता है कि अरु अभी भी रूह की तरफ अपनी आस भरी नज़रों से देख रहा है कि अब तो वो अपनी लंबी नींद से उठेगी। ऋषि अपनी नम आंखों से वीर की तरफ देखता है जिसकी भी आंखें अभी हल्की सी लाल थी। घर में, यहाँ तक कि पूरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो रूह के लिए ना रोया हो। सबकी बुरी हालत थी और उन सब के चेहरे उदासी और चिंता के एक्सप्रेशन से भरे हुए थे। तभी वीर पहले अरु की तरफ देखता है और फिर ऋषि की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाता है। तभी वो दोनों अरु के पास आते हैं और ऋषि टेबल से पानी का ग्लास उठाता है और अरु के कंधे पर हाथ रखता है। ऋषि अरु के कंधे को बिल्कुल हल्के से प्रेस करते हुए अरु से कहता है, अरु थोड़ा सा पानी तो पिले। देख तूने कुछ भी खाया पिया नहीं है। अगर ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा यार। अरु एक बार अपनी ब्राइट रेड आंखों से ऋषि और वीर की तरफ देखता है और फिर अपना सिर नामे हिलाता है। अरु को अपना सिर नामे हिलाते हुए देखकर वीर अरु के पास आता है। तभी वीर अरु के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, प्लीज़ जिद मत कर अरु, और अगर तू ऐसे करेगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो प्लीज़ बच्चे मान जा और पानी पी ले। तभी अरु अपनी ब्लैंक नज़रों से वीर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नहीं भाई, जब तक मेरी रूह अपनी आंखें नहीं खोलती तब तक मैं पानी पीना तो दूर उसे टच भी नहीं करूंगा। मुझे कुछ नहीं, बस मेरी जान चाहिए और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा भाई। आई कांट लिव विदाउट हर भाई। अरु फिर से रोने लगता है और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर वीर झट से अरु को हक कर लेता है। अरु इस वक्त रूह के बेड के पास एक चेयर पर बैठा हुआ था तो वही वीर उसके आगे खड़ा था। अरु को ऐसे रोता हुआ देखकर उन दोनों की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। पर तभी ऋषि अपने आंसू पोंछते हुए अरु की तरफ देखता है जो अभी अपने बड़े भाई को हक करके किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। तभी ऋषि अरु के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, डर मत अरु, हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। परी को पता है कि हम सब, स्पेशली तू, उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे में वो तुझे छोड़कर कहाँ जाएगी और तुझे लगता है कि हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बस थोड़ी सी हिम्मत रख और देख कैसे तेरी जान अपनी नींद से उठती है। नींद से उठते ही वो तुझे पूछेगी और उसे उसके अरु चाहिए होगे, तो ऐसे में अगर तुझे कुछ हो गया तो हम उसे क्या जवाब देंगे बोल। अपने लिए ना सही तो अपनी जान के लिए स्ट्रांग रह। ये बुरा वक्त भी बहुत जल्दी निकल जाएगा अरु, ट्रस्ट मी। अरु बस अपना सिर हिलाता है और तभी वीर अरु के आंसू पोंछता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ध्यान रख अपना और रोना नहीं अरु। अरु बस अपने भाई की तरफ देखता है और फिर वो दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके रूम से जाने के बाद अरु फिर से अपने उसी स्टेट में चला जाता है और बस रूह की तरफ ही देखने लगता है। लगभग 2 घंटों बाद इस वक्त अरु ने रूह के एक हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा हुआ था और उस पर अपना सिर बहुत धीरे से रखा था।
तभी अरु को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो रो की तरफ देखता है, जो अभी अपनी बंद पलकों को झपका रही थी। रो को ऐसे देखकर अरु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और उसके आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। अरु रो के हाथ पर किस करता है, जो उसने अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा हुआ था। तभी अरु हल्के से रो के हाथ को रब करते हुए उससे कहता है, शुश रिलैक्स प्रिंसेस, आप बिल्कुल ठीक हो, जस्ट ओपन यूवर आइज स्लोली परी। भले ही रो की आंखें बंद थी पर अभी भी वो अरु का टच महसूस कर सकती थी और उसकी आवाज़ सुन सकती थी। अरु को अपने पास महसूस करके रो की बॉडी रिलैक्स होती है और फिर वो अपनी आंखें खोलती है। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला सा दिखने लगता है पर फिर थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। रो सबसे पहले अरु की तरफ देखती है, पर अरु का चेहरा देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अभी अरु का दूध सा सफ़ेद चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसकी आंखें तो इतनी लाल थी, उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसमें खून जम गया हो। अरु के गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे, यहाँ तक कि अभी भी उसकी आंखें नम ही थी और उनमें से आंसू बह रहे थे। अरु के आंखों के नीचे हल्के से डार्क सर्कल्स पड़ गए थे और वो बहुत वीक भी लग रहा था। रो ने कभी भी अरु को इस हालत में नहीं देखा था और अब जब रो अरु को ऐसे देख रही थी तभी उसे खुद भी तकलीफ हो रही थी। अरु को ऐसे देखकर रो के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरु। अभी भी रो के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उस पर रो की आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद खुद रो को भी अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। तभी अरु रो के आंखों में आंसू देखकर डर जाता है और रो से पूछता है, प्रिंसेस आपको कहीं पेन हो रहा है, बताइए मुझे। आप रो रहे हो, क्या हुआ परी? तभी रो अपनी आंखों से उस मास्क की तरफ इशारा करती हैं। अरु उसका इशारा समझ तो जाता है पर तभी वो रो की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, बेटा आप श्योर हो ना कि अगर मैं ये मास्क आपके फेस पर से हटा दूंगा तो आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप नॉर्मली सांस ले पाओगे राइट? रो बस अपना सिर हल्के से हिलाती है। तभी अरु धीरे से रो का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और फिर रो के गालों को पकड़ते हुए उससे पूछता है, आप ठीक हो बच्चे? तभी रो अपनी बहुत धीमी सी आवाज़ में अरु से कहती है, हाँ। पर आप ठीक नहीं हो अरु। रो की बात सुनकर अरु बस अपना सिर नीचे की तरफ झुकाता है। तभी रो की नज़र उस हॉस्पिटल रूम पर पड़ती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रो अरु की तरफ देखती है और फिर उठने की कोशिश करती है। जैसे ही अरु की नज़र रो पर पड़ती है, वो झट से रो के करीब आता है और उसे उसके कंधों से पकड़ता है। तभी अरु रो को वापस बेड पर लिटाते हुए उससे कहता है, ये आप क्या कर रहे हो बच्चे, प्लीज़ लेट जाइए। आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो बेटा। तभी रो फिर से अपनी जगह पर वापस लेटते हुए अरु से पूछती है, मैं यहाँ पर कब से हूँ अरु? तभी अरु रो का हाथ पकड़ता है और अपनी आंसुओं भरी आंखों से उससे कहता है, पिछले 46 घंटों से। घर में 3 घंटे और हॉस्पिटल में पूरे 43 घंटे। अरु की बात सुनकर रो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अरु की तरफ देखने लगती हैं। रो को पता था कि उसकी फैमिली और अरु उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और रो को उस हालत में देखकर उनकी बहुत बुरी हालत हुई होगी और वो लोग पूरी तरह से टूट गए होंगे। तभी रो अरु की तरफ देखती है और उससे कहती है, अरु मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले कि रो आगे कुछ बोलती अरु रो को इसी पोजीशन में हग करता है, ज़्यादा जोर से नहीं, और फिर रोने लगता है। इन 46 घंटों में अरु कितनी मौतें मारा होगा, उसका अंदाज़ा इस वक्त कोई भी नहीं लगा सकता था। तभी रो भी अरु को हग करती है और अरु अपने फेस को रो के गर्दन में छिपा देता है। रो अपने एक हाथ से अरु की बैक को रब करने लगती हैं, क्योंकि उसका दूसरा हाथ सलाइन की ड्रिप से कनेक्टेड था। रो अरु की बैक को रब करते हुए उसके माथे पर किस करती है और फिर अपनी वही धीमी आवाज़ में अरु से कहती है, इट्स ऑक टू क्राई अरु, यू कैन लेट गो योर ऑल इमोशंस। मैं आपके पास हूँ और हमेशा रहूंगी। रो की बात सुनकर अरु रो को कस के पकड़ लेता है, पर वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी रो पर पकड़ की वजह से रो को कोई तकलीफ ना हो। अरु थोड़ी देर रो को हग करते हुए रोता है और रो अपने एक हाथ से कभी अरु के बालों को सहला रही थी तो कभी अरु की बैक को रब कर रही थी। ये पहली बार नहीं था जब रो ऐसे बिहेव कर रही थी। कभी कभी अरु खुद इतना डर जाता था कि रो को उसे संभालना पड़ता था और वो संभालती भी थी। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जहां अरु अपने इमोशन को पूरी तरह से बाहर ला रहा था और रो उसे संभाल रही थी, इतने दर्द में होने के बावजूद भी। शायद यही रो का प्यार था उसके अरु के लिए। चैप्टर 125 खड़ूस मॉन्स्टर। अरु और रो के दिल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अरु रो को हक करके रो रहा था और बेचारी रो को ये सोचकर डर लग रहा था कि वो अरु को चुप कैसे कराए, क्योंकि अरु बहुत देर से रो रहा था। अब तक रो ने अरु को चुप कराने की बहुत कोशिश की थी पर वो माने तो ना। अभी उसके पास एक ही रास्ता था जिससे अरु चुप हो सकता था। तभी रो अपनी धीमी सी आवाज़ में अरु से कहती है, अरु आई एम फीलिंग पेन इन माई हेड। जैसे ही रो के मुंह से ये लाइन बाहर निकलती है वैसे ही अरु चुप हो जाता है और सीधे उठकर बैठता है। अरु रो की तरफ देखता है और इस वक्त रो के आंखों में सच में आंसू थे, पर ये आंसू रो को होने वाले सिरदर्द की वजह से नहीं आए थे, बट अरु को ऐसे देखकर जो रो को दिल में दर्द हो रहा था उसकी वजह से थे।
अरु झट से रो को अपने सीने से लगा लेता है और फिर गिल्ट भरी आवाज़ में उससे कहता है, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैं अपने चक्कर में आपकी तकलीफ भूल गया। अच्छा आप मुझे बताइए कि बहुत पेन हो रहा है आपको। तभी रूह अपना सिर ना में हिलाती है और अगले ही पल वो अरु की बाहों में रोने लगती है। तभी रूह अरु की बाहों में कांपते हुए उससे कहती है, वो लोग वापस आ गए अरु, अभी वो लोग मुझे भी प्रीति की तरह होम करेंगे। मुझे आपसे दूर नहीं जाना अरु, प्लीज़ सेव मी, मुझे उनके पास नहीं जाना। रूह की बात सुनकर अरु रूह को थोड़ा कसके पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, परी कोई आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। मेरे होते हुए कोई भी आपको होम नहीं कर सकता बेटा, और आप डर क्यों रहे हो? जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपको मुझसे और आपकी फैमिली से नहीं छीन सकता। तभी रूह अपनी आंसू भरी आंखों से अरु की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, प्रॉमिस अरु? तभी अरु रूह के माथे पर किस करता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ रूह से कहता है, हाँ जी मेरी जान, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं करेगा, आपकी फैमिली से दूर नहीं करेगा। अरु की बात सुनकर रूह के चेहरे पर भी एक स्माइल आती है, पर तभी अरु रूह को घूरने लगता है। अरु को खुद को यूं घूरता हुआ देखकर रूह अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए उससे कहती है, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? आपको पता है ना कि जब आप मुझे ऐसे घूरते हो तब मुझे कितना डर लगता है आपसे। फिर भी रूह की बातें सुनकर अरु अपना सिर हिलाता है और फिर अपनी थोड़ी सर्द आवाज़ में रूह से कहता है, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अपने छोटे से दिमाग पर इतना प्रेशर नहीं देना, फिर भी आप मेरी एक बात नहीं सुनते हो ना परी। आपको पता है कि पैनिक अटैक्स के साथ साथ आपको अक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक भी आया था। ये कितना ज़्यादा डेंजरस होता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। तभी अरु कसके अपनी आंखें बंद करता है और उसकी बंद आंखों से कुछ आंसू बहते हैं। तभी अरु अपनी आंखों को खोलते हुए रूह की तरफ देखकर उससे कहता है, मैं आपको खोने की कगार पर खड़ा था। अगर आप कुछ घंटे और नहीं उठते तो आप हम सब के लिए बहुत स्पेशल हो प्रिंसेस, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। तभी रूह अरु के आंसू पोंछते हुए उससे कहती है, आई एम सॉरी अरु। जब वो दोनों अचानक से मेरे आगे आ गए तभी मैं कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर मुझे वो सब याद आने लगा। मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहती थी अरु, पर मैंने कर दिया, सॉरी। तभी अरु रूह के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? इसमें आपकी गलती नहीं है। अच्छा आपको सबसे मिलना नहीं है, मैं बताऊं उन सबको कि आप उठ गए हो? रूह बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाती है और फिर अरु रूह को ठीक से बेड पर सुलाता है और बाहर चला जाता है। इधर रूम के बाहर सबकी हालत खराब थी और सब डरे हुए थे। तभी अरु रूम से बाहर आता है और उन सबको देखता है जो मायूस होकर बैठे थे। अरु उन सबको कुछ बोले इससे पहले पंखू का ध्यान अरु पर पड़ता है और वो अरु की तरफ आती है। पंखू की वजह से सब भी उस तरफ देखते हैं और उन्हें अरु वहां खड़ा दिखता है। अरु को देखकर सब घबरा जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर से उठकर अरु के पास आते हैं। तभी पंखू अरु का हाथ पकड़ती है और रोते हुए उससे पूछती है, अरु क्या हुआ और परी कैसी है? तुम अंदर थे ना, तो बाहर क्यों आए? कहीं प्रिंसेस को कुछ? तभी अरु पंखू को हक करते हुए उससे कहता है, नहीं भाभी हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं हुआ। अरु पंखू से अलग होता है और फिर सबकी तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ उनसे कहता है, परी को होश आ चुका है और अभी हमारी बच्ची खतरे से बाहर है। अरु की बात सुनकर राघव अरु के पास आता है और फिर अरु के कंधों को पकड़ते हुए उससे पूछता है, अरु तू सच बोल रहा है, मेरी बच्ची ठीक है ना? तभी अरु अपना सिर हिलाते हुए राघव से कहता है, हाँ पापा। रो को अभी थोड़ी देर पहले होश आया और वो ठीक है। आपकी प्रिंसेस को आप सबसे मिलना है, पर इट्स ICCU और यहाँ जाने की परमिशन तो किसी को नहीं होती, इसीलिए मैं परी को स्पेशल रूम में शिफ्ट कराता हूँ, वहाँ आप अपनी प्रिंसेस से मिल सकते हैं। तभी साक्षी अपनी नम आंखों से अरु से कहती है, अरु प्लीज़ जल्दी बेटा। इस पर अरु हंसते हुए साक्षी से कहता है, हाँ मॉम जल्दी। इतना कहकर अरु अंदर जाता है और ऋषि भी दौड़ते हुए अंदर जाता है, क्योंकि ऋषि खुद डॉक्टर था तो वो ICCU में आसानी से जा सकता था। कुछ देर बाद अरु ने रूह को स्पेशल रूम में शिफ्ट करवा दिया था और सब लोग रूह से मिल चुके थे। अरु ने दादू दादी के साथ सभी मिडिल एज कपल्स को घर भेज दिया था, तो अभी वहाँ सभी यंगस्टर्स ही मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ हमारी क्यूट सी रूह को घर जाना था और इसीलिए वो अरु से नाराज थी। रूह को ऐसे नाराज देखकर अरु अपना सिर हिलाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी अरु रूह से कुछ कहने जाता है, पर रूह से घूरते हुए उससे कहती है, आप मुझसे बात नहीं करना अरु, मैंने बोला ना कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। अब जब तक आप मुझे घर नहीं लेकर जाओगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी, दैट्स फाइनल। रूह की ये गुस्से भरी बात सुनकर अरु अपना फेस रब करने लगता है और फिर उन सब की तरफ देखता है जो अरु को चिढ़ाने के लिए उस पर हंस रहे थे। वैसे तो उन सबको भी पता था कि अरु जो कुछ भी कर रहा है वो रूह की भलाई के लिए ही कर रहा है, पर वो लोग बस उस माहौल को थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी प्रिंसेस को वहां घुटन महसूस ना हो। तभी अरु रूह की तरफ देखते हुए उससे कहता है, रूह सुनिए बेटा, आपको बस एक दिन और यहाँ रहना है और उसके बाद तो आप घर जाओगे ही ना। वैसे भी आपको यहाँ अकेले थोड़ी ना रहना है, आपके साथ मैं हूँ, आपके ऋषि भैया भी है।
तभी रो अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए अरु से कहती है, और ये सब, क्या ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे? इससे पहले कि अरु या ऋषि रो से कुछ कहते, वीर रो के पास आता है और उसके लेफ्ट साइड बैठता है, क्योंकि रो के राइट साइड में अरु बैठा हुआ था। तभी वीर रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हम सब भी आपके साथ यही रुकेंगे प्रिंसेस, आप परेशान मत होइए। वीर की बात सुनकर अरु वीर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वीर अरु की बात को काटते हुए उससे कहता है, अरु सिर्फ एक दिन की बात है ना, तो ठीक है, हमारी प्रिंसेस के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों गाइज? वो सभी हमें अपना सिर हिलाते हैं। तभी वीर धीरे से रो की नाक खींचते हुए उससे पूछता है, अभी खुश मेरी डॉल? तभी रो वीर को हक करती है और फिर बड़ी सी स्माइल के साथ वीर से कहती है, हाँ भाई थैंक यू। वीर बस रो को अपनी स्माइल देता है। तभी रो उन सब की तरफ देखती है और उनसे कहती है, थैंक यू गाइज। वो सब अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी अरु उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, आप सब मेरे और ऋषि के कैबिन वाले सीक्रेट रूम्स में रेस्ट कर सकते हैं और फ्रेश भी हो सकते हैं। तभी माही अरु से कहता है, हाँ तू उसकी चिंता मत कर, वो हम देख लेंगे, तू बस रो पर ध्यान दे। मैं एक काम करता हूँ, घर पर फ़ोन करके कुछ खाने के लिए मंगवा लेता हूँ, क्योंकि मुझसे तो हॉस्पिटल का खाना नहीं खाया जाएगा और मुझे पता है कि आप में से कोई भी नहीं खाएगा। तभी रो अपनी चमकती हुई आंखों से माही से कहती है, भाई मेरे लिए ना मटर पनीर और लच्छा पराठा। रो के खाने का ऑर्डर मिलते ही माही अरु की तरफ देखता है, यहाँ तक कि अब सब लोग अरु की तरफ ही देख रहे थे और अरु अपने हाथों को फोल्ड करके रो की तरफ देख रहा था। जब रो उन सबको अरु की तरफ और अरु को खुद की तरफ देखता महसूस करती है, तभी वो उन सबसे पूछती है, क्या हुआ, आप सब अरु की तरफ क्यों देख रहे हो और अरु भी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने कुछ गलत बोला क्या? तभी अरु अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे कहता है, आपको मटर पनीर और लच्छा पराठा खाना है। रो झट से अपना सिर हिलाती है और तभी अरु अपने दांत पिसते हुए उससे कहता है, एक थप्पड़ खिलाऊंगा मैं आपको मेरा वाला, कोई मटर पनीर और लच्छा पराठा नहीं मिलेगा आपको। अरु की बात सुनकर रो अपना क्यूट सा बेबी फेस बनाकर अरु को मेल्ट करने की कोशिश करती हैं, पर जब बात रो की हेल्थ से रिलेटेड होती थी, तभी अरु रो के किसी भी क्यूट फेस एक्सप्रेशन से इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता था। अरु माही की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में उससे कहता है, इस शैतान के लिए खिचड़ी बनाने के लिए बोलो, वो भी बिना मिर्च मसाले की। अरु की बात सुनकर रो अपना गंदा सा फेस बनाती है और फिर अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए अरु से कहती है, नहीं, मुझे वो सिंपल सी खिचड़ी नहीं खानी, उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। वैसे भी मैं आपकी बात मान रही हूं ना और यहाँ रह रही हूं ना, तो प्लीज़ आप भी मेरी एक छोटी सी बात मान जाओ। तभी अरु रो की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में उससे कहता है, आपके ये पैतरे मुझ पर काम नहीं करेंगे रू, और डॉक्टर मैं हूँ आप नहीं, तो आप चुपचाप मेरी बात सुनोगे और कोई जिद नहीं समझे आप। तभी रो अरु की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, ये कितने बुरे हैं, खड़ूस मॉन्स्टर कहे के। तभी अरु अपनी एक शैतानी स्मिर्क के साथ रो से कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही खड़ूस मॉन्स्टर हूँ। ये सुनते ही रो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो खुद से ही कहती है, क्या मैंने इतनी जोर से बोला जो इनको सुनाई दिया? तभी अरु रो का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, नहीं आपने बिल्कुल भी जोर से नहीं बोला, पर वो क्या है ना, हमारे दिल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसे में आप अपने दिल में जो कुछ भी सोचते हो वो मुझे अपने आप ही पता चल जाता है। तभी रो ब्लैंक होते हुए अरु से पूछती है, पर मुझे पता क्यों नहीं चलता? तभी अरु एक टेढ़ी स्माइल के साथ रो के कान में कहता है, क्योंकि मेरे पास ना एक स्पेशल पावर है जो बाबा जी ने सिर्फ मुझे ही दी है, ताकि मैं अपनी प्रिंसेस के बोलने से पहले ही उसकी हर एक बात समझ सकूं और उसे पूरा भी कर सकूं। पर मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं आपको अभी ये मटर पनीर और पराठे खाने की परमिशन नहीं दूंगा, तो अभी के लिए आपको खिचड़ी से ही काम चलाना होगा। आप मेरे लिए उतना करोगे राइट? तभी रो बिना कोई बहस करे अपना सिर हिलाती है और अरु उसे हक करता है और रो भी अरु के सीने से लग जाती हैं। चैप्टर 126 लिटिल डेविल रो और फैमिली का प्यार और केयर, अरु का जुनून और अम की क्वीन। जैसे तैसे करके वो दिन भी निकल जाता है और इस वक्त रो फाइनली उसके घर मल्होत्रा हाउस उसके रूम में थी। अभी सुबह के बस 7:20 ही हुए थे और इस वक्त रो चैन से अपने बेड पर अपने टैडी को हक करके सोई हुई थी। तभी अरु वॉशरूम से बाहर आता है। उसने जस्ट अभी शॉवर लिया था तो वो अपने बालों को टॉवल से सुखा रहा था और उस वक्त सिर्फ एक टॉवल अरु की कमर से लिपटा हुआ था। तभी अचानक से अरु की नज़र रो पर पड़ती है और उसे देखकर अरु अपनी सांसें लेना भूल जाता है। रो अभी भी सोई हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। रो ने अपने होठों का छोटा सा पाउट बनाया हुआ था जिसकी वजह से नूर का मुंह थोड़ा सा खुला था। रो के चेहरे पर उसके बेबी हेयर्स आ रहे थे और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी अरु उस टॉवल को एक चेयर पर रखता है जिससे वो अपने बाल सुखा रहा था और फिर अरु धीरे धीरे रो की तरफ बढ़ता है। तभी अरु रो के पास आकर बैठता है और बहुत धीरे से रो के बेबी हेयर्स को साइड में करते हुए उसके माथे पर एक किस करता है। अरु के टच की वजह से रो के चेहरे पर जो छोटी सी स्माइल थी वो अभी बड़ी हो जाती है। जब अरु रो को उसका टच महसूस करता हुआ देखता है तभी उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आती है।
तभी अरु हल्के से रो के गाल को अपने अंगूठे से रब करते हुए उससे कहता है, परी उठिए। सी इट्स मॉर्निंग ऑलरेडी। रो सिर्फ हम कहती है पर अपनी आंखें नहीं खोलती। तभी अरु को एक नौटी शरारत सूझती है और वो रो के गालों पर बार बार किस करने लगता है। अरु रो के गालों पर किस करते हुए रो से कहता है, जब तक आप उठोगे नहीं तब मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी किसेस दूंगा प्रिंसेस। तो इससे अच्छा आप उठ जाइए वरना लेट मी डू माई वर्क लव। तभी रो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सबसे पहले अरु की तरफ देखती है। तभी रो बेड पर ही उठकर बैठती है और किसी बच्चे की तरह अपनी आंखों को रब करती हैं। अरु बस रो को ही देखे जा रहा था। तभी रो अरु के गालों पर किस करते हुए अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ अरु से कहती है, गुड मॉर्निंग हब्बी। तभी अरु भी रो के माथे और होठों पर किस करते हुए रो से कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, हाउ वॉज योर स्लीप बच्चे। तभी रो एक क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ उससे कहती है, गुड। तभी अरु धीरे से रो का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अगले ही पल रो अरु की गोद में बैठी हुई मिलती हैं। तभी रो अरु को हक करती है और अरु भी रो को अपने सीने से लगाए हुए कुछ देर उसी पोजीशन में बैठता है। तभी अरु रो के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है, परी आप जल्दी से जाकर रेडी हो जाइए, फिर हम साथ में नीचे चलेंगे, ठीक है। तभी रो अरु की गोद में नीचे आते हुए उससे कहती है, मैं अभी फटाफट रेडी होकर आती हूँ और फिर मुझे आपसे कुछ चाहिए भी। रो की बात सुनकर अरु अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए उससे पूछता है, क्या चाहिए आपको मेरा छोटू डेविल। तभी रो अपनी शैतानी स्माइल के साथ अरु से कहती है, मैं ये आपको अभी नहीं बताऊंगी। सबसे पहले मुझे रेडी होकर आने दो और जब हम नीचे जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी सबके सामने, वरना आप मुझे डांटोगे। तभी अरु अपने गिले बालों में से अपना हाथ घुमाता है। अरु एक नज़र रो की तरफ देखता है और बेड पर से अपने पैरों पर खड़ा होते हुए उससे कहता है, यू नॉटी। अरु रो को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है पर तभी रो उसे चकमा देते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ती है और फिर अरु की तरफ देखते हुए एक आखिरी बार उसे अपनी जुबान दिखाती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। इधर अरु अपनी क्यूट सी बेबी वाइफ की प्यारी सी हरकतों पर हंसता है और फिर खुद रेडी होने लगता है। 1 घंटे बाद इस वक्त सब लोग सिवाय हमारे प्यारे और क्यूट से कपल अरु और रो के हॉल में मौजूद थे। दादू हमेशा की तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो वही रोहन, वीर और माही के साथ मिलकर कुछ बिजनेस रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा था। दादी और आरती दादी के हाथ में मौजूद आईपैड में कुछ देख रहे थे तो वही रिया और पंखू किचन में थी। अभी रहे घर के सबसे छोटे और प्यारे मेंबर अंश, तो वो अपने टॉयज़ के साथ खेलने में बिजी था। तभी अरु और रो नीचे आते हैं और रो हमेशा की तरह एक जोरदार आवाज़ में उन सबसे कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तभी अरु भी एक छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहता है, गुड मॉर्निंग गाइज। वो सब भी उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी अरु जाकर अपने दादू के पास बैठता है तो वही रो सीधे जाकर अंश के पास बैठती है, जो अभी नीचे एक बहुत ही सॉफ्ट सी कार्पेट पर बैठा हुआ था और उसके आसपास उसके सभी टॉयज़ बिखरे हुए थे। तभी रो अंश के पास बैठती है और फिर उसे अपनी गोद में लेकर उसके गालों पर किस करते हुए उससे कहती है, गुड मॉर्निंग चाची का बेबी। अच्छा मैं खेलूँ आपके साथ, आप मुझे अपने साथ खिलाओगे। रो की बात सुनकर अंश झट से अपना सिर ऊपर से नीचे हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। इस पर रो अंश को अपनी गोद में ठीक से बिठाते हुए उससे कहती है, ये या सो लेट्स प्ले अंशु। वो दोनों अपनी ही दुनिया में गुम हो जाते हैं। उन दोनों को, स्पेशली रो को देखकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आती हैं। तभी दादू रो की तरफ देखते हैं, जो उन सबसे थोड़ी दूरी पर बैठकर अंश के साथ खेल रही थी और उन दोनों के हंसने की आवाज़ अभी पूरे घर में गूंज रही थी। रो और अंश की आवाज़ सुनकर रिया और पंखू भी अभी किचन से बाहर आ गई थी और वही दादी के पास बैठकर उन दोनों की तरफ देख रही थी। तभी दादू उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, आज मेरा घर मुझे घर लग रहा है, वरना तो जब से प्रिंसेस की हालत खराब हुई थी तब से ये घर बिल्कुल सुना हो गया था। वो छोटा सा बच्चा अंश भी इतना खुलकर हंस नहीं रहा था, खेल नहीं रहा था जैसे वो अभी परी के साथ खेल रहा है। छोटे से लेकर बड़े तक सबकी जान है ये बच्ची, पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने हम सब पर कि अब उसके बिना रहने की आदत ही नहीं है। जब तक वो आकर जोर से गुड मॉर्निंग नहीं बोलती तब तक ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है। बच्ची ने हम सबको अपनी आदत लगा दी, जिसे हम कभी नहीं छोड़ सकते और ना ही छोड़ना चाहते हैं। तभी रोहन भी अपने डैड की बातों से सहमत होते हुए उनसे कहता है, हाँ डैड आपने बिल्कुल सही बोला। जब परी हॉस्पिटल में थी तभी हमारी जान निकल रही थी उसे वैसे देखकर। बाबा जी ना करे, पर अगर उसे कुछ हो जाता तो हम तो जीना ही भूल जाते, हंसना ही भूल जाते उसके बिना। इतनी प्यारी बच्ची हैं वो और इतनी तकलीफ़ें कैसे बर्दाश्त करती हैं, मैं तो आज तक ये बात खुद कुछ समझ नहीं पाया हूँ। बाकी सब भी रोहन की बात सुनकर थोड़े उदास होते हैं। तभी अरु रोहन का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, डोंट वरी डैड, अभी हम सब हैं रो के लिए। जो भी बुरा उसके साथ पास्ट में हुआ है हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर हाँ हम उसे इतनी हैप्पीनेस ज़रूर दे सकते हैं कि उसे उसके बुरे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरु की बात सुनकर सब अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी वीर अरु की तरफ देखते हुए बहुत धीमी पर डेंजरस आवाज़ में उससे पूछता है,
अरु वो सब तो ठीक है, पर उन बस्टर्ड्स का क्या करना है जिनकी वजह से हमारी प्रिंसेस हॉस्पिटल के बेड तक पहुंची और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी। क्या तू उन्हें ऐसे ही जाने देगा या फिर उन्हें आसान मौत देगा? वीर का सवाल सुनते ही अचानक से अरु की आंखें लाल हो जाती है और उसमें गुस्सा, नफरत और जुनून साफ साफ नजर आने लगता है। यहाँ तक कि उन दोनों हैवानों का जिक्र सुनते ही अरु अपने दोनों हाथों की इतनी कसके मुट्ठियां बनाता है जिसकी वजह से उसकी मुट्ठी सफ़ेद पड़ जाती हैं और उसके दोनों हाथों की नसें पूरी तरह से उभरी हुई दिखती है। तभी अरु अपनी सर्द और डिप आवाज़ में वीर से कहता है, नहीं भाई, ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगा और ना ही कोई आसान मौत दूंगा। उन्हें तो वो मौत मिलेगी जिसके बारे में किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। उन्हें मेरी रो का अरु नहीं मारेगा, उन्हें तो अम मरेगा, क्योंकि उन्होंने अम की क्वीन को तकलीफ पहुंचाई है और ये अम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बस एक बार मेरा बेबी रिकवर हो जाए, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है उन लोगों के पास अपनी लाइफ को खुलकर जीने के लिए, मज़े करने के लिए। उसके बाद तो उन्हें मेरी कैद में आना होगा और मेरी कैद से उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, खुद मौत भी नहीं। चैप्टर 127 अरु का गिल्ट और हेल्पलेस। रो अरु रोह का ऑक्सीजन है। अरु रोह की तरफ देखता है और जो इस वक्त अंश के साथ खेलने में बिजी थी। रोह को ऐसे खुश देखकर अरु भी खुश होता है और तभी वो अपनी जगह पर से उठते हुए उन दोनों की तरफ आता है। तभी अरु अंश की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अंशु आपको भूखी नहीं लगी क्या? देखो इतना ज़्यादा खेल लिया मेरे बेबी ने, तो अभी चुपचाप आप अपनी मम्मा के पास जाओ और अपना टमी फिल कराओ, तब तक मैं अपने इस छोटे शैतान का टमी फिल करता हूँ। अरु की बात सुनकर रोह अपना मुंह बनाते हुए अरु से कहती है, अरे नहीं, अभी तो हमें और खेलना है और मुझे भूख नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लो। रोह की बात सुनते ही अरु की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वो रोह को घूरने लगता है। तभी अचानक से अरु रोह को अपनी बाहों में उठाता है और सीधा डाइनिंग चेयर पर बिठाता है और खुद भी उसकी बाजू वाली चेयर पर बैठ जाता है। उन दोनों के बाद सभी वहां आते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी अरु रोह का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, मैं भी देखता हूं कि आप कैसे अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते। अरु वहां मौजूद सर्वेंट्स को इशारा करता है और वो सर्वेंट्स सबको उनका ब्रेकफास्ट देते हैं। तभी अरु रोह के मुंह के आगे एक सैंडविच पकड़ते हुए उससे कहता है, अभी चुपचाप आ करो रोह, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा, याद रखिए। रोह अपना सिर इधर उधर हिलाती है जिसकी वजह से अरु का दिमाग गर्म हो जाता है। रोह के ऐसे नखरों को देखकर अरु उस पर फटने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र दादू पर पड़ती है और दादू अपना सिर नामे हिलाते हैं। दादू का इशारा समझते ही अरु को अपनी गलती का एहसास होता है जो वो अभी करने ही वाला था। तभी अरु उस सैंडविच को वापस प्लेट में रखता है और फिर रोह की तरफ देखता है जो इस वक्त नीचे देख रही थी। इससे पहले कि अरु कुछ बोलता रोह अपना सिर ऊपर की तरफ उठाती है, पर जैसे ही वो ऊपर देखती है वैसे ही सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि इस वक्त रोह की प्यारी सी आंखों में आंसू भरे हुए थे। रोह की आंखों में आंसू देखते ही अरु का दिल टूटने लगता है। तभी रोह अपनी आंसू भरी आंखों से अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना अरु? कभी खाने के लिए, कभी दवाइयों के लिए, तो कभी और किसी चीज़ के लिए। आप मुझसे तंग आ गए होंगे ना? आपको शायद मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता होगा ये सोचकर कि ये 18 साल की इतनी बड़ी लड़की आज भी बच्चों जैसे बिहेव करती है और छोटी छोटी बातों के लिए जिद करती है, अपना मुंह फुलाए बैठी रहती है। मैं सच बताऊं तो पता नहीं क्यों पर मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है और तभी मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी हर एक जिद, हर एक विश पूरी करते हो। मुझे पता है कि इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा तंग करने लगी हूँ आपको, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं होता। आई एम सॉरी अरु। अगर आप मुझसे तंग आ गए हो तो आप मुझे मम्मा पापा के पास भेज दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, पक्का। इतना कहते ही रोह की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तो वही रोह की इस बात को सुनते ही अरु को बहुत गिल्टी फील होता है। हाँ, ये सच था कि रोह कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और उसके इमोशंस हमेशा ही हाई लेवल पर रहते थे। तभी अरु रोह की तरफ देखता है जो अभी सुबक सुबक कर रो रही थी और रोने की वजह से उसकी छोटी सी नाक लाल हो चुकी थी। रोह को ऐसे देखकर अरु झट से रोह को उसकी चेयर से उठाकर अपनी गोद में बिठाता है और फिर उसे कसके हक करते हुए उसकी बैक को रब करता है। रोह भी अपने फेस को पूरी तरह से अरु के सीने में छिपा देती है और अरु भी रोह को अपनी बाहों में भर लेता है। तभी अरु रोह के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, शुश, इट्स ऑफ बेबी। मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस आपके इमोशनल चेंजेस की वजह से हो रहा है और ये कॉमन है परी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पर मैं भी किसी इडियट की तरह आपके ऊपर चिल्लाता था। आई एम सॉरी प्रिंसेस। अभी रही बात आपके बच्चों जैसे बिहेव करने की, तो मुझे पता है कि जब आप मेरे और फैमिली के साथ रहते हो तभी आप ऐसी हरकतें करते हो, वरना आप तो मेरे स्ट्रॉन्ग छोटू डेविल हो और मुझे पता है कि मेरा बेबी शैतान तो बड़े बड़ों को चुटकी में चारों खाने चित करा सकता है। प्रिंसेस, मुझे और घर में किसी को भी आपके किसी भी बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें आपके ऊपर खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट है और हमें पता है कि आप कभी गलत नहीं करोगे, तो परेशान नहीं होना।
अभी आपने बोला कि मैं आपको आपके मम्मा पापा के पास छोड़कर आऊँ। आपने एक बात सोची कि अगर मैंने आपको वहाँ भेज दिया तो मैं यहाँ क्या करूँगा और आपके बिना कैसे रहूँगा। अरु का सवाल सुनकर रूह अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए अरु से कहती है, मैंने ये तो सोचा ही नहीं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही मुझे जीने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब आप मेरे लिए मेरे ऑक्सीजन हो, है ना? ये सवाल रूह अरु को पूछती है, पर फिर खुद ही हंसने लगती हैं। रूह को फिर एक बार हंसता हुआ देखकर अरु के दिल को सुकून पहुंचता है और बाकी सबके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आती हैं। तभी अरु रूह की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ मेरी जान, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे मेरे बिना आप नहीं रह सकते, बिल्कुल वैसे ही आपके बिना मैं भी नहीं रह सकता। तो कभी भी मुझसे दूर जाने की बात मत करना, वरना आपके अरु आपसे सच में गुस्सा हो जाएंगे हम। रूह क्यूटली अपना सिर हिलाती है और अरु रूह को अपने सीने से लगाता है। तभी अरु रूह के माथे पर किस करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, व्हाट द फक, मैं ये क्या करने जा रहा था। रूह के ऊपर अपना गुस्सा निकालने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर दादू ने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो बेकार में ही बच्ची पर बरस पड़ता। पहले से ही उसे बहुत अजीब लग रहा है और उस पर अभी मैं भी उसे डांट देता तो वो और ज़्यादा डर जाती और मुझसे डरने लगती। ऐसे में शायद वो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और उसे कब क्या बात परेशान कर रही हैं, कुछ भी नहीं बताती वो मुझे। थैंक्स टू बाबाजी एंड दादू की सही वक्त पर उन्होंने इस सिचुएशन को क्रिएट होने से रोक दिया। अभी मुझे और भी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, इस लड़की के दिमाग में कब क्या और कौन सी बात आ जाए पता नहीं। पर हाँ, मुझे थोड़ा सब्र रखना होगा। तो अभी चलिए जूनियर मल्होत्रा, सबसे पहले आपको आपकी प्रिंसेस का पेट भरना है, उसे ब्रेकफास्ट खिलाना है, सो बेस्ट ऑफ लक। तभी अरु रूह के बालों को ठीक करते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस आप अरु की बात मानते हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा खा लो ना, प्लीज़ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा पक्का। रूह सबसे पहले उस सैंडविच की तरफ देखती है और फिर अरु की तरफ जो अभी बस उसे ही देख रहा था। तभी रूह अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, ठीक है, पर मुझे ये प्लेन सैंडविच नहीं चाहिए। तभी अरु अपना सिर हिलाता है और फिर रूह को सैंडविच नहीं ऑमलेट खिलाता है और खुद रूह के सैंडविच को खाता है जो उसने रूह के लिए बनवाया था। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग फिर से हॉल में बैठते हैं। तभी अरु रूह की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, हाँ तो अभी आप मुझे बताइए परी कि आपको मुझसे क्या चाहिए था, जिसके बारे में आप रूम में बातें कर रहे थे और वो आपको यहाँ सबके सामने बताना था। अरु की बात सुनते ही रूह के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो अरु से कहती है, अरे इसके बारे में मैं तो भूल ही गई थी, थैंक यू अरु मुझे फिर से याद दिलाने के लिए। तभी अरु अपना फेस रब करते हुए अपना सिर हिलाता है और तभी माही धीरे से अरु के कान में कहता है, अरु ये तूने क्या किया? अगर वो बात चीज़ विश अच्छी है तो ठीक है, उसे पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर परी कुछ उटपटांग चीज़ों के लिए जिद करने लगी तो तू गया, क्योंकि तुझे भी पता है ना कि वो आसानी से नहीं मानेगी। तभी अरु अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए माही से कहता है, अरे भाई आप मुझे समझा रहे हो या फिर मुझे डरा रहे हो? अगर मेरे बच्चे ने कुछ उल्टी सीधी विश की तो मैं फंस जाऊंगा ना यार। आप मुझे हेल्प करो ना, मेरे जख्मों पर ऐसे नमक छिड़कने का काम क्यों कर रहे हो? क्या प्रिंसेस आपकी कुछ नहीं लगती और आप उसके लिए प्रोटेक्टिव नहीं हो? अरु की बात सुनकर माही को बहुत हंसने का मन करता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी माही अरु के सिर पर हल्के से एक चपत लगाते हुए उससे कहता है, मेरे बुद्धू बेबी बॉय, पहले बच्ची की बात तो सुन ले कि उसे क्या चाहिए, तभी जाकर कुछ सोचना। पर नहीं, तुझे तो पहले से ही सब कुछ ओवरथिंक करने की आदत जो पड़ चुकी है, सब कुछ खुद से ही इमेजिन कर लेता है, गधा। माही की बात सुनकर अरु अपना क्यूट सा फेस बनाती हैं। तभी वीर रूह की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में उससे पूछता है, क्या बात करनी थी आपको प्रिंसेस और क्या चाहिए आपको? वीर का सवाल सुनकर रूह अपना पाउट बनाती हैं। तभी रूह अरु की तरफ देखते हुए वीर से कहती है, पर अरु डांटेंगे अगर मैंने कुछ बोला तो? तभी सब पहले रूह की तरफ देखते हैं और फिर अरु की तरफ देखते हैं। उन सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए अरु अपना मुंह बनाता है। तभी माही फिर से अरु के कान में फुसफुसाता है, देख मैंने बोला था ना, अब तू तो बुरी तरह से फंस गया अरु, सो ऑल द बेस्ट बच्चे। तभी दादू रूह की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, परी आप बोलिए बेटा और मेरा यकीन मानिए, ना अरु आपको डांटेंगे और ना ही कोई आपको कुछ बोलेगा। आप बिना किसी डर के बेझिझक बोलिए। तभी रूह अपना सिर हिलाते हुए एक बार अरु की तरफ देखती है और फिर दादू की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, दादू मुझे आज कहीं बाहर घूमने जाना है। तभी रोहन रूह की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, बाहर मतलब कहाँ प्रिंसेस? तभी रूह अपनी धीमी और डरी हुई आवाज़ में रोहन को बताती है, अम्यूज़मेंट पार्क या फिर वाटर पार्क प्लीज़। रूह की बात सुनते ही सब अरु की तरफ देखते हैं, जिसके फेस एक्सप्रेशन अभी बिल्कुल ही प्लेन थे। रूह अरु की तरफ अपनी पपी डॉग आइज़ के साथ देखती हैं। तभी अरु रूह की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में रूह से पूछता है, आपको कहाँ जाना है? अम्यूज़मेंट पार्क या वाटर पार्क?
तभी रूह अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अरु को बताती हैं, मुझे उस पार्क में जाना है जहां बहुत सारे स्विंग्स होते हैं और हाँ साथ में वाटर राइड्स भी, प्लीज़ अरु मान जाइए ना। चैप्टर 128 रूह और मल्होत्रा ब्रदर्स की मस्ती आरू एंड रू इन अम्यूजमेंट पार्क 1। अरु रूह की तरफ देखता है कि कैसे वो अपनी आस भरी नज़रों से अरु की तरफ देख रही थी। अरु तभी एक गहरी सांस लेता है और फिर रूह का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहता है, आप पहले मुझसे प्रॉमिस करिए कि जैसा मैं आपसे कहूँगा आप बिल्कुल वैसा ही करोगे। बिना मेरी परमिशन के इधर उधर नहीं जाओगे, कुछ ऑयली या जंक फूड नहीं खाओगे। तभी रूह अपनी एक बड़ी सी स्माइल और चमकती हुई आंखों के साथ अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मतलब आप रेडी हो मुझे पार्क में लेकर जाने के लिए। तभी अरु रूह की नाक खींचते हुए उसके सवाल का जवाब देता है, हाँ मैं आपको पार्क में लेकर जाने के लिए रेडी हूँ, पर उसके लिए आपको मेरी हर बात मनानी होगी। तो बोलिए प्रिंसेस, वो आपको मंजूर हैं? तभी रूह अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ, पर क्या हम सबको यंगस्टर्स अपने साथ लेकर जाए, मुझे अकेले नहीं जाना वहाँ। तभी अरु हंसते हुए रूह से कहता है, मैंने कभी आपकी किसी भी बात को नहीं टाला बच्चे, तो आज भला क्यों टालूंगा। आप परेशान मत हो, मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हम आज एक छोटी सी पिकनिक पर जा रहे हैं, वो भी अम्यूजमेंट पार्क में जहाँ वाटर राइड्स भी होती हैं। अरु की बात सुनकर रूह बहुत खुश हो जाती हैं और फिर सीधे अरु के गालों पर किस करते हुए अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, थैंक यू, यू आर द बेस्ट हबी इन दिस वर्ल्ड। अरु और बाकी सब रूह की इस प्यारी सी हरकत पर हंसते हैं। तभी दादू दादी, रोहन और आरती को छोड़कर उन तीनों कपल्स की तरफ देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहते हैं, अच्छा है तुम सब बच्चे मिलकर कहीं घूमाओ और वैसे भी प्रिंसेस को एक अच्छे माहौल की बहुत ज़रूरत है, तो तुम सब जाओ और एंजॉय करो, पर मेरी छोटी प्रिंसेस का ध्यान रखना। तभी वीर रूह की तरफ देखते हुए दादू से कहता है, डोंट वरी दादू, इस बार हम सब होंगे वहाँ परी के साथ और हम सब उसका पूरा ध्यान रखेंगे। दादू अपना सिर हिलाते हैं। तभी दादी रिया की तरफ देखते हुए उससे कहती है, रियू पुत्र तू जाते जाते अंश को मेरे पास छोड़ देना, मैं और आरती मिलकर उसको संभाल लेंगे। दादी की बात सुनकर रूह थोड़ा उदास हो जाती हैं और फिर उन सब की तरफ देखती है। जब अरु रूह को ऐसे उदास देखता है तभी वो रूह के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिंसेस, आप तो अभी खुश थे ना, तो ऐसे अचानक से उदास क्यों हो गए। तभी रूह अपना बहुत प्यारा सा मुंह बनाते हुए अरु से कहती है, अरु हम अंशु को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं, उसे भी तो मस्ती करनी है ना। रूह की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तभी अरु रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरा क्यूटी पाए, आप बेबी अंशु के लिए उदास हो। परी मुझे पता है बेटा कि आप चाहते हो हम अंश को अपने साथ वहां लेकर जाए और आपका बहुत मन है उसके साथ खेलने का, पर वो अभी बहुत छोटा है और हम इस वक्त उस छोटी सी जान को वहां नहीं लेकर जा सकते ना, अगर उसे इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ तकलीफ हुई तो। अभी अगर हम उसे लेकर भी जाएंगे तो उसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। वैसे भी वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो उस बच्चे को तकलीफ होगी। इससे अच्छा वो यहाँ घर पर ही रहकर अपनी नैप पूरी करेगा और अपनी दादी और परदादी के साथ खेलेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बच्चे की जैसे ही अंशु थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी हम फिर से उसे लेकर पार्क में लेकर जाएंगे और तभी आप उसके साथ जितना आपका मन करे उतना खेल सकते हो, ठीक है। अरु की बात सुनकर रूह बस अपना सिर हिलाती है और रूह को उस उदासी भरे माहौल से निकालने के लिए अरु के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। तभी वो वीर और माही की तरफ देखते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ उनसे कहता है, भाई यहाँ कोई तो बहुत उदास लग रहा है, तो हमें उसे हंसाना तो होगा ना। सो शुड आई कॉल टिकल मॉन्स्टर ओवर हियर। अरु का सवाल सुनते ही रूह की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो वही वीर और माही भी अरु की ही तरह शैतानी स्माइल करने लगते हैं। वहां मौजूद सभी लोग अभी अलर्ट मोड में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला था। तभी रूह धीरे से अपनी जगह पर से उठती है और अरु से थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी होती हैं। तभी रूह अपनी क्यूट सी शक्ल बनाते हुए अरु से कहती है, आप मजाक कर रहे हो ना अरु, यू डिडंट मीन इट ना। तभी अरु भी अपनी जगह पर से उठते हुए रूह से कहता है, नो नो प्रिंसेस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी आप खुद को कैसे बचाना है उसके बारे में सोचिए। रूह अपना सिर ना में हिलाती है तो वही अभी अरु के साथ वीर और माही भी अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। तभी अरु रूह की तरफ देखते हुए वीर और माही से कहता है, बॉयस अटैक। अरु का ऑर्डर मिलते ही वीर और माही अरु के साथ मिलकर रूह की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर रूह पूरे हॉल में इधर से उधर भागने लगती हैं। अभी वो तीनों भी रूह को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे और कुछ देर बाद वीर रूह को पकड़ लेता है और अरु रूह को गुदगुदी करने लगता है, जिसकी वजह से रूह अपने पूरे दिल से खिलखिलाकर हंसने लगती हैं और उसके हंसने की आवाज़ से पूरा मल्होत्रा हाउस गूंज उठता है। थोड़ी देर और थोड़ी हंसी मजाक और शैतानी करने के बाद वो तीनों कपल अपने अपने रूम में जाते हैं रेडी होने के लिए और फिर आधे घंटे बाद वहां से निकल जाते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क में इस वक्त वो 8 कपल्स पार्क के गेट के पास खड़े थे। इस वक्त मीरा वहां पर नहीं थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। जब रूह उस प्यारे से गेट को देखती है तभी वो वहां कूदने लगती है और उसे ऐसे देखकर सभी बॉयज अपना सिर हिलाते हैं।
तभी नीति उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये नहीं सुधरने वाली कभी। वो सब भी अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी सभी बॉयज़ अपनी अपनी गर्ल का हाथ पकड़ते हैं और गेट से सीधे अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अरु ने पहले ही उन सब की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी। जब रूह अंदर आती है तभी अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें किसी बड़े बल्ब की तरह चमकने लगती हैं और वो वहाँ मौजूद कुछ झूलों की तरफ देखती है। तभी रूह अरु का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसका हाथ हिलाती है और जब अरु रूह की तरफ देखता है तभी रूह अरु से कहती है, अरु मुझे उन सभी झूलों में बैठना है, तो क्या हम बैठेंगे? रूह का सवाल सुनकर अरु और साथ में वो सब भी उस तरफ देखते हैं जहां अभी रूह देख रही थी और वहां बड़े बड़े और डरावने झूले लगे हुए थे। उन झूलों की तरफ देखते हुए अरु अपनी सर्द आवाज़ में रूह से कहता है, नहीं वो बहुत बड़े हैं और आप इतने बड़े झूलों में नहीं बैठोगे प्रिंसेस। अगर बीच में ही आपको चक्कर आ गए या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करेंगे और आप बाकी एंजॉयमेंट कैसे करोगे? तो इसीलिए हम सबसे पहले छोटे झूलों से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ होने के बाद अगर मुझे लगा कि आपके साथ सब ठीक है तब कहीं जाकर मैं आपको उस बड़े झूलों पर बैठने की परमिशन दूंगा, पर अभी नहीं। अरु की बात सुनकर रूह अपना मुंह बनाती है और अरु से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अरु रूह को घूरते हुए उससे कहता है, परी मैंने घर में ही आपसे ये बात क्लियर की थी कि आप यहाँ मेरी सारी बातें मानोगे और अपनी मनमानी नहीं करोगे। अगर आपको मेरी कोई भी बात नहीं मनानी और अपने ही मन की करनी है तो चलिए हम अभी यहाँ से वापस घर चलते हैं। तभी अरु रूह का हाथ पकड़ते हुए पीछे की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि तभी रूह झट से उसे रोक लेती है। तभी रूह अरु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं ना अरु, मैं पक्का आपकी सारी बात मानूंगी, आप वापस मत चलो। रूह की बात सुनते ही अरु के चेहरे पर एक डेविल वाली स्मिर्क आती है तो वही सब अपने मन में अरु को शाबाशी देते हैं। तभी अरु रूह की तरफ मुड़ता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मैं आपको घर नहीं लेकर जाऊंगा बच्चे, पर आप मेरी बात मानो क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो अभी चले मेरी जान। रूह एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाती है और सबके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। चैप्टर 129 रूह को झूले और पानी से लगा डर। रूह एंड आरु इन अम्यूजमेंट पार्क 2। रूह अरु का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए लेकर जाती हैं और वो अपनी क्यूट सी वाइफ के साथ खुशी खुशी चला जाता है जिधर रूह उसे लेकर जा रही थी। वो लोग एक तरफ आते हैं जहां अभी ज़्यादा बड़े तो नहीं पर हाँ बड़े झूले थे। उन झूलों को देखते ही रूह की आंखें तो बड़ी बड़ी हो ही जाती हैं, पर उसके अगले सरप्राइज के लिए उसे वहां मिकी माउस और मिनी माउस के डमी दिखते हैं। वैसे वो डमी छोटे बड़े हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उस पर हमारी रूह तो पहले से ही छोटी बच्ची थी तो उस डमीज को देखकर रूह किसी बंदर के बच्चे की तरह वहां जंप करने लगती हैं। रूह बिना वक्त गवाए उस तरफ भगती है और फिर अपनी एक बड़ी सी स्माइल के साथ अरु और साथ में उन सब से कहती है, गाइज देखो मिकी एंड मिनी। मैंने ना इन्हें सिर्फ टीवी पर ही देखा था और मैं बस ये सोचती थी कि क्या मैं इन्हें कभी मिल भी पाऊंगी, पर अभी देखो ये दोनों तो मुझे यहाँ मिल गए। तभी अरु रूह के गालों को धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, हाँ प्रिंसेस देखो आपकी विश तो पूरी हो गई, पर ये तो उनके डमी है, रियल वाले नहीं। आपको रियल मिकी और मिनी से नहीं मिलना क्या? अरु का सवाल सुनकर रूह अपना पाउट बनाते हुए उससे कहती है, मेरी इच्छा तो है अरु, पर यहाँ रियल मिकी माउस और मिनी माउस कहाँ से आएंगे? जाने दो, अभी मैं उनके डमीज से ही काम चला लूंगी। रूह की बात सुनकर गर्ल्स के चेहरे पर एक स्माइल आती है तो वही अरु के साथ सभी बॉयज़ के चेहरे पर एक इविल स्मिर्क आती हैं। तभी अरु पार्थ को कुछ इशारा करता है और पार्थ अपने फ़ोन में कुछ टाइप करता है। तभी रूह अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरु मेरी इन दोनों के साथ एक फ़ोटो खींचो ना। तभी अरु अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ रूह से कहता है, प्रिंसेस कैसा रहेगा अगर हम इन डमीज के साथ नहीं पर रियल मिकी और मिनी के साथ फ़ोटो क्लिक कराए तो? रूह कन्फ्यूज होते हुए अरु की तरफ देखती है। तभी अरु अपनी छोटी सी स्माइल के साथ रूह से कहता है, नाउ टर्न अराउंड माई लव। जैसा अरु रूह से कहता है वैसे वो टर्न होती हैं, पर जैसे ही रूह टर्न होती हैं उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है क्योंकि इस वक्त उसके आगे रियल मिकी माउस और मिनी माउस खड़े थे। उन दोनों को अपने आगे खड़ा देखकर रूह को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ये सच है या फिर वो कोई सपना देख रही है। तभी अरु धीरे से रूह की कानों में कहता है, तो अभी बताइए जान कि आपको मेरा सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा, डिड यू लाइक इट? तभी रूह अरु को हक करते हुए अपनी एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, आई लव इट आरु, थैंक यू सो मच। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं रियल मिकी और मिनी से मिलने वाली हूँ। येस, वो सभी रूह के एक्साइटमेंट पर हंसते हैं। तभी अरु रूह का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस योर टू योर फेवरेट माइकी एंड मिनी। चलिए। इतना कहकर अरु रूह को उन दोनों के पास लेकर आता है और साथ में सब भी उनके साथ आते हैं। तभी अरु मिकी और मिनी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, हेलो माइकी एंड मिनी, हियर मीट माई प्रिंसेस रूही। तभी वो दोनों साथ में अपना अपना हाथ हिलाते हुए रूह से कहते हैं, ही रूही। रूह भी खुश होते हुए उन्हें हाय कहती हैं और फिर वो उन दोनों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में बिजी हो जाती हैं। यहाँ तक कि रूह के साथ साथ अरु और वो सब भी मिकी और मिनी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं।
थोड़ी देर बाद मिकी और मिनी रूह और उन सबको बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रूह फिर एक बार अरू को हग करती है और उससे कहती है, थैंक यू वंस अगेन आरू, आई लव यू। तभी अरू रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। अभी चले, आपको झूले नहीं झूलना और फिर वाटर राइड्स भी तो है ना। तभी रूह अरू का हाथ पकड़ती है और उसे फिर से अपने साथ खींचते हुए उससे कहती है, चलो चलो, आप लोग कितने स्लो हो। हाँ, सब अपना अपना सिर हिलाते हैं और रूह के साथ चले जाते हैं। तभी अरू रूह को छोड़कर उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, गाइज आप सब जाओ और एंजॉय करो, मैं हूँ प्रिंसेस के साथ उसका ध्यान रखने के लिए और वैसे भी काम की वजह से किसी को भी रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। तो आज जो भी टाइम मिला है उसका फ़ायदा उठाओ। गो एंड एंजॉय दिस मोमेंट्स विथ लव ऑफ योर लाइफ। रूह भी अरू की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी पार्थ अरू की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अरू मुझे पता है कि तू हमारे बारे में सोच रहा है, पर यार हमें इस टाइम को अपनी क्यूट लिटिल प्रिंसेस के साथ स्पेंड करना है, तो सॉरी, तुझे हमें अपने साथ ही झेलना होगा। तभी अरू एक स्माइल के साथ पार्थ से कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको झेलने के लिए रेडी हूँ भाई। तो अभी लेट्स गो। सब भी अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी वो लोग एक मीडियम साइज के आकाश झूले की तरफ आते हैं और उस झूले को देखकर रूह की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अरू अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ रूह से कहता है, आप तैयार हो प्रिंसेस। रूह बस किसी ओवर एक्साइटेड बच्चे की तरह अपना सिर हिलाती है और फिर कुछ ही देर में वो सब उस झूले में बैठते हैं। सभी गर्ल्स अपने अपने हब्बी और बॉयफ्रेंड के साथ में बैठी हुई थी। वही रूह शायद पहली बार इस तरह के किसी झूले पर बैठ रही थी, तो उसे एक्साइटमेंट के साथ साथ अभी नर्वसनेस भी फील हो रही थी। रूह के एक्सप्रेशन देखकर अरू समझ जाता है कि रूह का ये फर्स्ट टाइम है। तभी अरू रूह का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, डरना नहीं प्रिंसेस, कुछ नहीं होगा और मैं भी तो हूं ना आपके साथ, तो जब भी आपको डर लगे तो बस आप मुझे हग कर लेना और आपका सारा डर भाग जाएगा। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे बच्चे, ट्रस्ट मी। रूह बस अपनी पलकें झपकाती है। तभी अचानक से वो झूला स्टार्ट होता है, तो रूह कस के अरू का हाथ पकड़ लेती हैं और अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। तभी अरू धीरे से रूह से कहता है, प्रिंसेस अपनी आंखें खोलिए और मैं हूं ना आपके साथ, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अरू के कहने पर रूह अपनी आंखें खोलती है और कुछ समय बाद उसका डर भी भाग जाता है। इस वक्त रूह अरू और बाकी सब के साथ जोर जोर से चिल्ला रही थी और बाकी झूलों का भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही थी। अब तक उन्होंने सभी छोटे और मीडियम साइज के झूलों पर एंजॉय किया था और अब बारी थी वाटर राइड्स की। तभी अरू रूह का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, चलिए अभी हमें वाटर राइड्स ट्राई करनी है और पानी में खेलना है, पर उसके लिए पहले कपड़े चेंज करने होंगे। तभी वो सभी जाकर अपने अपने कपड़े चेंज करते हैं और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। तभी अरू और रूह को छोड़कर सब एक एक करके पानी में चले जाते हैं, पर रूह को डर लगने लगता है। तभी रूह घबराते हुए अरू से कहती है, अरू देखिए ना, ये पूल कितना डिप है, अगर मैं इसमें डूब गई तो, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती ना। तभी अरू रूह को हक करते हुए उससे कहता है, पर ये उतना भी डिप नहीं है बेटा कि इसमें आप डूब जाओ और मैं आपको डूबने भी नहीं दूंगा। अभी चलिए मेरे अच्छे बच्चे की तरह जंप करिए और देखिए अंदर इतनी सारी राइड्स भी तो है, आपको उस पर नहीं बैठना क्या। तभी रूह अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे कहती है, बैठना है। तभी अरू रूह के बालों को एक पोनीटेल में बांधते हुए उससे कहता है, तो अभी चलिए चुपचाप जंप करिए पानी में और मैं भी आपके साथ जंप करूंगा। तभी माही पूल के अंदर से रूह से कहता है, आप आओ परी, मैं पकड़ रहा हूं आपको। रूह अपनी रुआसी शक्ल बनाते हुए अपना सिर ना में हिलाती है। तभी अरू माही की तरफ देखता है और माही अरू को इशारा करता है। इससे पहले कि रूह कुछ बोले अरू रूह को अपनी गोद में उठाता है और फिर माही की बाहों में दे देता है। अरू रूह को अपनी गोद में उठाकर सीधे पूल में जंप भी कर सकता था, पर उससे वो दोनों सीधा पानी के अंदर चले जाते, जिसकी वजह से रूह बहुत डर जाती। इसीलिए अरू रूह को माही की गोद में देता है और फिर वो खुद भी पूल में कूदता है। माही अपनी बाहों से रूह को पानी में खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है, पर रूह माही से और ज़्यादा चिपकती है और डरते हुए उससे कहती है, जीजू प्लीज़ प्लीज़ नहीं छोड़ना, वरना मैं डूब जाऊंगी। तभी माही रूह को समझाते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस कुछ नहीं होगा और मैंने आपको पकड़ कर रखा है बेटा, तो आप नहीं डूबोगे। माही के साथ साथ सब रूह को समझाते हैं पर वो सुनती ही नहीं, जिसकी वजह से अरू को थोड़ा गुस्सा आता है। तभी अरू रूह की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में रूह से कहता है, स्टॉप रूह, अभी एक शब्द भी नहीं। रूह अपना क्यूट सा फेस बनाती है। तभी अरू माही की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, आप इसे पानी में खड़ा करो। माही अरू के कहने पर बहुत मुश्किल से रूह को पानी में खड़ा करता है, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थी। जब माही रूह को पानी में खड़ा करता है तभी अरू झट से रूह के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे बैलेंस करता है। जब अरू को यकीन हो जाता है कि रूह अभी पानी में खड़ी रह सकती है, तभी अरू उसे छोड़ता है। जब रूह खुद को पानी में देखती है तभी पहले तो वो डर जाती हैं और फिर खुद भी एंजॉय करने लगती हैं। धुन कोई चल रही है, कानों में धीमे से, रोशन है ज़्यादा ये सुबह, ओ हलचल जो हो रही है सीने में होने दे,
खुशियों की मिली है वजह। रो का वो भी डर निकल जाता है और वो अभी खुलकर मस्ती करने लगती हैं। पानी में बहुत सारी राइड्स होती हैं जिसमें रो बैठती है और एंजॉय भी करती हैं। अरु रो के साथ होता है और वो खुद भी रो के साथ खुलकर मस्ती करता है। वाटर राइड्स और गेम के बाद वो लोग पानी में जमकर डांस भी करते हैं और फिर अरु रो की तरफ देखता है जो बस खेलने में लगी हुई थी। अरु रो की तरफ देखते हुए उससे कहता है, परी बहुत खेल लिया आपने, अभी चलो और कपड़े चेंज करो वरना कोल्ड हो जाएगा बेकार में। तभी रो अपनी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, अरु प्लीज़ थोड़ी देर और ना। तभी अरु रो को अपनी गोद में उठाते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस पूरे 4 घंटों से आप पानी में खेल रहे हो और मुझे पता है आप थक गए होंगे, पर आप ये बोलोगे नहीं कि उनकी आपको खेलने से फुर्सत ही कहाँ है। सो अभी चुपचाप चलो। इतना कहकर अरु रो को लेकर पूल से बाहर आता है और फिर कपड़े चेंज करने चला जाता है। चैप्टर 130 रू की असली पहचान दुनिया के सामने सैसी एंड बोल्ड रू। इस वक्त रू और अरु उनके रूम में थे कि उनकी पार्क में इतनी मस्ती करने के बाद वो सब बहुत थक चुके थे और रेस्ट कर रहे थे। पर इधर रू को तो नींद ही नहीं आ रही थी और यहाँ भी वो मस्ती करने में ही लगी हुई थी। इस वक्त रू अरु के पेट पर बैठी हुई थी और अरु खुद बेड पर लेटा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथों से रू के हाथों को पकड़ा हुआ था। तभी रू के दिमाग में कुछ आता है और वो अरु की तरफ देखती है। तभी रू अरु के चेस्ट को अपनी छोटी सी उंगली से पोक करती हैं, जिसकी वजह से अरु रू की तरफ देखता है और अगले ही पल वो समझ जाता है कि उसकी प्रिंसेस को कुछ तो चाहिए। अरु रू के उंगलियों के साथ खेलते हुए बिना रू की तरफ देखे उससे पूछता है, अभी क्या चाहिए आपको प्रिंसेस। अरु का सवाल सुनकर रू क्यूट सा पाउट बनाती है और फिर उससे कहती है, मैं रेडी हूँ अरु अपनी असली पहचान सारी दुनिया के आगे लाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि अब सबको पता चले कि मैं मिस रूही अबीर सहगल नहीं पर मिसेस रूही अरहान मल्होत्रा हूँ। अभी मुझे अपनी असली पहचान के साथ जीना है, तो क्या आप मेरी ये विश पूरी करेंगे। तभी अरु धीरे से रू को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से रू अरु के ऊपर गिरती है। तभी अरु रू को ठीक से अपनी बाहों में लेते हुए उससे कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी, बट आप पूरी तरह से श्योर हो ना कि आप इसके लिए रेडी हो। हाँ, हमें फिर से ग्रैंड वेडिंग भी तो करनी है ना। तभी रू अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरु नहीं, मुझे ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए और हमारी शादी तो पहले से ही हो चुकी है। ट्रस्ट मी हब्बी, उस दिन आपने जो कुछ भी अरेंजमेंट्स किए थे ना वो किसी भी हाई फाई और एक्सपेंसिव अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। आपने जो गिफ्ट मुझे मेरे 18th बर्थडे पर दिया था उसे मैं रिपीट करके स्पॉइल नहीं करना चाहती। अरु आप जो भी खर्चा हमारी शादी में करने वाले थे, क्यों ना उसे हम फ्यूचर के लिए सेव करें प्लीज़। मुझे पता है कि वी आर वेरी रिच पीपल्स, पर वक्त कभी बताकर तो नहीं आता ना। तो क्यों ना हम अभी से ही सेविंग शुरू कर दे ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम हमारे बच्चों को वो सब कुछ दे सके जिसे वो सच में डिजर्व करते हैं। रू की बात सुनकर अरु के चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आती है। घर में सभी जानते थे कि अरु एकदम बेस्ट और परफेक्ट हस्बैंड हैं, जिसके लिए शायद हर एक लड़की भगवान से लाखों करोड़ों मन्नतें मांगती होगी। अगर अरु एक आइडियल हस्बैंड है तो रो भी कुछ कम नहीं थी। रो में वो सारे गुण थे जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ में देखना चाहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि वो फैमिली के आगे बिल्कुल बच्ची बन जाती थी, पर पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक बहुत ही मैच्योर लड़की थी। रो को घर में सब पैम्पर्ड करते थे पर फिर भी वो वक्त आने पर सब कुछ हैंडल कर लेती थी। रो मल्होत्रा फैमिली के लिए एक परफेक्ट बहू और अरु के लिए एक परफेक्ट वाइफ, सॉरी बेबी वाइफ थी। जब अरु रो की बात सुनता है तभी उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आती है। तभी अरु रो के माथे पर एक डिप किस करते हुए उससे कहता है, आपको पता है कि आप कितने ज़्यादा समझदार हो, जिससे सिर्फ आज की ही नहीं पर फ्यूचर की भी परवाह है। आपके पास सब कुछ है जो एक लड़की को चाहिए होता है। घर, पैसा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स और एक ऐसा हस्बैंड जो आपके एक इशारे पर पूरी दुनिया को आपके कदमों में लाकर रखने की ताकत रखता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बाकियों की तरह नहीं बिगड़े, क्योंकि आपका आपके ऊपर, आपकी ज़रूरतों के ऊपर पूरा कंट्रोल है और इसके लिए आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू मेरी जान। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते फिर से शादी करना तो हम नहीं करेंगे, और रही बात हमारे असली रिलेशन की सच्चाई सबके सामने आने की बात तो वो मैं कल ही कर दूंगा। अभी खुश है मेरी रूह। तभी रूह अरु के गालों पर किस करती है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, हाँ अरु मैं बहुत बहुत खुश हूँ, थैंक यू। तभी अरु रूह को अपने थोड़ा और करीब खींचते हुए उससे कहता है, अभी मैंने आपकी बात मानी तो आपको भी मेरी एक बात माननी चाहिए ना प्रिंसेस। तभी रूह अरु की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, कौन सी बात अरु, आप बोलो मैं मान जाऊंगी पक्का। तभी अरु रूह के बालों को संवारते हुए उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि अभी आप बिना कोई मस्ती करे चुपचाप सो जाए। आपने वहाँ बहुत मस्ती की है और मुझे पता है आप थके हुए भी हो, पर यह बात आप मुझे खुद से बताओगे नहीं। तो अभी आप अपनी आंखें बंद करिए वरना मैं डांटूंगा आपको परी। आप चाहते हो कि अरु आपको डांटे, नहीं ना। रो झट से अपना सिर ना में हिलाती है और अरु रो को हक कर लेता है। तभी अरु रो के बैक को धीरे से रब करते हुए उससे कहता है, तो अभी आप एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सो जाइए बेटा, यू नीड रेस्ट।
तभी रो अरु के सीने में अपने फेस को छिपाकर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही देर में अरु को रो के प्यारे से खर्राटों की आवाज़ सुनाई देती हैं। अरु रो की खर्राटों की आवाज़ सुनकर स्माइल करता है और रो को हग करते हुए खुद भी सो जाता है। अगले दिन रो के कहे मुताबिक अरु सबसे पहले मल्होत्रा हाउस में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें अरु रो को उसकी ऑफिशियल और लिली वाइफ डिक्लेयर करता है। तभी एक फीमेल रिपोर्टर अरु से पूछती है, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी वाइफ कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं लगती? और मुझे लगता है कि ये उनका नहीं पर आपका डिसीजन होगा, आपने इस न्यूज़ को बाहर लाकर शायद गलत किया। तभी अरु उस रिपोर्टर से कुछ कहने ही वाला होता है, पर तभी रो अरु के आगे आती हैं। इस वक्त वो रो नहीं थी जो वो अपनी फैमिली के साथ होती थी, पर इस वक्त वो रूही मल्होत्रा थी, जिसे सबको जवाब देना भी आता था और उन्हें उनकी असली जगह कैसे दिखानी है ये भी रो बहुत अच्छे से जानती थी। उस रिपोर्टर का सवाल सुनकर रो अरु के पास आती हैं और फिर उस रिपोर्टर की तरफ देखते हुए अपनी कॉन्फिडेंट भरी पर रुड आवाज़ में उससे कहती है, व्हाट डिड यू से टू मी, ए स्मॉल चाइल्ड, ए बेबी? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी आंखें ना बहुत कमज़ोर है, जाओ जाओ और जाकर अपनी आंखें चेक करवा लो। क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती और हर बार उसे उसकी फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि मेरी फैमिली कभी भी मेरे किसी भी फैसले में मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इस फैसले के लिए मेरे हस्बैंड को ब्लेम करने की। ये हम दोनों की सहमति से हो रहा है तो इसमें तुम्हें और किसी भी बाहर वाले को बोलने का कोई हक नहीं है। मैं खुद इतनी मैच्योर हूं कि ये डिसीजन लूं और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूं। एक बात और, आगे से कभी भी अगर मल्होत्रा, स्पेशली अरहान मल्होत्रा की लाइफ में ज़बरदस्ती घुसने की या इंटरफेयर करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी। एज यू नो मी हु आई एम मिसेज रूही अहांग मल्होत्रा, वाइफ ऑफ एम। इतना कहकर रो अरु का हाथ पकड़ती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां से चली जाती हैं। पर जाते जाते वो माही और वीर को अपनी आंखों से कुछ इशारा करती हैं, जिसे वो दोनों समझ जाते हैं और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभालते हैं। इधर अरु बिना अपनी पलकें झपकाए बस रो की तरफ ही देख रहा था। रो अरु को लेकर उनके रूम में आती हैं और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती हैं। तभी रो की नज़र अरु पर पड़ती है, जो अभी बेड के कोने पर बैठकर बस रो को ही देख रहा था। तभी रो अरु के पास आती है और उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहती है, अरु आप ठीक हो? तभी अरु झट से रो का एक हाथ पकड़कर रो को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से रो सीधा उसकी गोद में गिरती है। तभी अरु रो को ठीक से अपने गोद में बिठाते हुए उससे कहता है, आप तो बहुत सैसी और बोल्ड बनते जा रहे हो और आपको वहाँ उस भी रिपोर्टर को देखकर थोड़ा सा भी डर नहीं लगा प्रिंसेस? तभी रो अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए अपनी नोटी सी स्माइल के साथ अरु से कहती है, मुझे पता है कि आप उस चुड़ैल को क्या कहकर बुलाने वाले थे। इससे पहले कि रो उस शब्द को अपने मुंह से बाहर निकालती, अरु झट से रो के होंठों पर एक हल्की सी किस करता है और फिर उससे कहता है, वो गंदा शब्द है तो उसे कभी रिपीट नहीं करना और वैसे भी छोटे बच्चे वैसे बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करते, वरना उन्हें पनिशमेंट मिलती हैं। तभी रो अपना मुंह फुलाते हुए अरु से कहती है, अरु मैं छोटी बेबी नहीं हूं ना। तभी अरु रो की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, हो आप छोटे बेबी हो मेरे लिए और आपकी फैमिली के लिए, तो मेरा छोटा बेबी अभी नो मोर शैतानी, वरना मैंने आपको सज़ा देनी है।